हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे। मैं अपने स्वागत करता हूं आप सबका एक बार फिर से आपके अपने चैनल कॉमर्स अड्डा 247 के ऊपर। आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है क्लास 12th के बच्चों के लिए, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाला हूं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, जहां पर आप लोगों को समझने को मिलेगा कि आपसे एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चंस जो हैं वो जनरली एक्सपेक्ट किए जाते हैं, कि कैसे एग्जाम के अंदर क्वेश्चंस आते हैं। अगर आप लोग अच्छी तरह से प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप जरूर इन क्वेश्चंस के आंसर भी कर पाएंगे। लेकिन मेरा मेन ऑब्जेक्टिव इस क्लास के अंदर आप लोगों के साथ ये डिस्कस करने का रहेगा कि आप लोगों को इस पेपर को जनरली प्रेजेंट कैसे करना चाहिए। जी हाँ, कि पेपर प्रेजेंटेशन हमारा किस तरह से रहना चाहिए उसके ऊपर ज्यादा फोकस करेंगे इस वीडियो के अंदर, रादर देन कि आंसर्स आप लोगों ने कैसे लिखना है, क्योंकि ये पूरा का पूरा पेपर कॉम्प्रिहेंसिव है, जहां पर मैं डिटेल में आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा कि क्या क्या टॉपिक्स हैं। राइट, तो आप लोगों को जनरली पता है कि अगर मैं इकोनॉमिक्स पेपर की बात करता हूं तो इकोनॉमिक्स पेपर के अंदर आपके टोटल 34 क्वेश्चन आते हैं, जिसमें कि आपके 1 मार्कर क्वेश्चन, राइट, 3 मार्कर क्वेश्चन और 4 मार्कर क्वेश्चन और 6 मार्कर क्वेश्चन रहते हैं। दूसरी तरफ अगर मैं बात करता हूं तो कभी भी एग्जाम स्टार्ट करने से पहले हम लोगों को सबसे पहले समझ लेने चाहिए उसके इंस्ट्रक्शंस कि इंस्ट्रक्शंस क्या बोले गए हैं एग्जाम को रिलेटेड, यानी कि पेपर से रिलेटेड क्या क्या इंस्ट्रक्शंस बताए गए, वो इंस्ट्रक्शंस हमें बहुत अच्छी तरह से पता होने चाहिए। उसके बाद ही हम ज्यादा बेहतर तरीके से क्वेश्चंस के आंसर्स को कर पाएंगे। अब देखिए यहाँ पर ध्यान से समझने की कोशिश अगर हम लोग करते हैं तो आप लोगों को एक चीज समझ में आएगी यहाँ पर, क्या कि यहाँ पर जो क्वेश्चन पेपर है, टोटल क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं तो 34 क्वेश्चंस आप लोगों को देखने के लिए मिलने वाले हैं। राइट, आप लोग जानते हैं कि 34 क्वेश्चंस है, और इस टोटल 34 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करता हूं तो ये सारे के सारे 34 क्वेश्चंस जो है वो कंपलसरी रहते हैं, यानी कि यहाँ पर किसी भी तरह से आप लोगों के लिए ऑब्जेक्टिविटी नहीं है, यानी कि आपके पास ऑप्शंस नहीं है कि आप क्वेश्चंस को स्किप कर सकें, यानी कि सारे के सारे क्वेश्चंस करना आप लोगों के लिए कंपलसरी है, कंपल्शन है। अगर मैं टोटल क्वेश्चंस की बात करूं तो टोटल अगर मैं यूनिट की बात करता हूं सबसे पहले, तो आप लोगों को 2 सेक्शंस यहां पर देखने के लिए मिलने वाली है। एक सेक्शन ए है और एक सेक्शन बी है। सेक्शन ए की अगर मैं बात करता हूं तो आपके पास मैक्रो इकोनॉमिक्स है, जहां से आप लोगों को टोटल 17 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, और बी सेक्शन से भी आपको 17 क्वेश्चन देखने के लिए मिलते हैं। लेकिन सबसे अच्छी बात क्या है इनमें से कि इन 17 क्वेश्चन में से भी 10 क्वेश्चन जो होते हैं वो आपके एमसीक्यू टाइप से, यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, और दूसरी तरफ जो 17 क्वेश्चन है उनसे भी आप लोगों को 10 जो है वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो है वो देखने के लिए मिलने वाले हैं, और 7 क्वेश्चन आप लोगों को यहाँ पर प्रैक्टिकल तौर पर आंसर करने होते हैं। राइट, अब अगला क्या कहते हैं, यहाँ पर लिखा गया है कि इस पेपर के अंदर 20 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, उसके बाद जो कि 1 मार्कर है, यानी कि 1 मार्क्स आप लोगों को मिलेगा। यानी कि अगर आप लोग अच्छी तरह से प्रिपरेशन कर रहे हैं तो 20 मार्क्स स्कोर आप बहुत आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि सर यहाँ पर डायरेक्ट क्वेश्चंस आप लोगों को देखने के लिए मिलता है क्लास 12th लेवल के अंदर। राइट, अगर आप क्लास 12th की बात करते हैं तो क्लास 12th के अंदर आप लोगों को ये जनरली ऐसे ही क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, एक एक मार्क करने के, लेकिन डायरेक्ट क्वेश्चन होंगे। दूसरा आप लोगों को देखने को मिलेंगे 4 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होंगे, जो कि आपके 2 यहां से होंगे और 2 यहां से होंगे, जो जिनका आंसर आप लोगों को करना होगा 60 से 80 वर्ड्स के अंदर। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज एग्जाम देने से पहले आप लोगों को जो कंसिडर करनी है वो एक चीज है, वो ये है कि आप लोगों को जो आंसर्स हैं उसी लिमिट के अंदर देने हैं जिस लिमिट के अंदर प्रिस्क्राइब किए गए हैं। कोशिश करिएगा कि जितने वर्ड लिमिट्स लिखे गए हैं उन्हीं वर्ड्स लिमिट के अंदर आप लोग क्वेश्चंस का आंसर करें। राइट, क्योंकि आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों के साथ यही डिस्कस करने वाला हूं कि किस तरह से आंसर करना है, कैसे आप लोगों को आंसर करना चाहिए। पॉइंट वाइज आंसर करना ज्यादा बेहतर रहेगा, पैराग्राफ वाइज आंसर करना ज्यादा बेहतर रहेगा। राइट, उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। अगली बात अगर मैं आपसे करता हूं तो 6 क्वेश्चंस आपके पास होंगे, किसके टाइप 2 क्वेश्चंस जिसे बोला जाएगा, जो 4 मार्कर क्वेश्चंस होंगे, और जिसके अंदर आपके टोटल आंसर करना पड़ेगा 80 टू 100 वर्ड्स के अंदर आपको आंसर यहां पर देना पड़ेगा। और अगर 4 मार्कर क्वेश्चंस की मैं बात करता हूं तो यहां पर कितने क्वेश्चंस है, टोटल 6 क्वेश्चंस हैं, और 6 क्वेश्चंस की बात किया तो 3 क्वेश्चन यहां से और 3 क्वेश्चन आप लोगों के मैक्रो इकोनॉमिक्स से और 3 क्वेश्चन इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट से देखने के लिए मिलने वाले हैं। उसके बाद अगर मैं आप लोगों से बात करता हूं तो 4 आप लोगों के पास लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस है। राइट, और 4 का मतलब है 2 क्वेश्चन यहां से और 2 क्वेश्चन यहां से, और टोटल क्वेश्चंस की अगर मैं बात करता हूं तो हमारे पास टोटल क्वेश्चन होते हैं 17 इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट से और 17 क्वेश्चन आप लोगों को मैक्रो इकोनॉमिक से। दूसरी क्वेश्चन हमारे पास कई बार ये अराइज होता है कि सर हमें जब क्वेश्चंस के आंसर कर रहे हैं तो क्या ये कंपल्शन है कि हम डायरेक्टली मैक्रो इकोनॉमिक्स के क्वेश्चंस का आंसर करें, या फिर हम लोग पहले इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट के क्वेश्चंस का आंसर भी कर सकते हैं। तो ये आपके ऊपर है, ये आपकी चॉइस है, आप किसको पहले आंसर करना चाहते हैं। लेकिन एक चीज का याद रखिएगा, कभी भी पेपर स्टार्ट करने से पहले एक चीज जरूर सुनिश्चित करिएगा कि आप के पास जो वर्ड्स लिमिट यहां पर प्रिस्क्राइब है, आप इन्हीं वर्ड्स लिमिट के अंदर रहकर क्वेश्चंस के आंसर्स को करें। तो आइए स्टार्ट करते हैं, और सबसे पहला क्वेश्चन आप लोगों के पास ये रहा, और ये सेक्शन ए है, और सेक्शन ए के अंदर भी पहला क्वेश्चन आप लोगों के पास मैक्रो इकोनॉमिक्स का है।
और मैक्रो इकोनॉमिक्स का पहला क्वेश्चन आप लोगों से कहता है कि अगर मैं एनुअल बजट की बात करता हूं, एनुअल बजट कब का, 2022-23 का एनुअल बजट है गवर्नमेंट का, है ना, बजट की बात हो रही है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है वो सेटअप करता है डिस इन्वेस्टमेंट टारगेट ऑफ 65,000 करोड़। और आप लोगों को पता है, सबसे पहले तो आप लोगों को यहां पर पता होना चाहिए कि डिस इन्वेस्टमेंट का मतलब होता क्या है, राइट। तो डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब है जब गवर्नमेंट जो है वो अपनी होल्डिंग्स को क्या कर लेती है, कम कर लेती है, या फिर अपनी होल्डिंग्स को रिड्यूस कर देती है। कहां से? उसकी ऑर्गेनाइजेशन से। होल्डिंग रिडक्शंस की बात यहां पर होती है, राइट। तो अगर होल्डिंग रिडक्शंस की बात की जाए तो यानी कि गवर्नमेंट डिसइन्वेस्टमेंट कर रही है, यानी कि अपने स्टेक्स को, अपने शेयर्स को वो जनरली क्या कर रही है, बेच रही है। कहां पर? किसी भी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग के अंदर या फिर किसी भी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। तो अगर गवर्नमेंट के द्वारा एक टारगेट बनाया जाता है 2022-23 के बजट के अंदर कि वो 65,000 करोड़ का डिसइन्वेस्टमेंट करने वाली है, तो ये जो डिसइन्वेस्टमेंट होगा तो कहता है सच प्रोसीड्स, प्रोसीड्स का मतलब है जब डिसइन्वेस्टमेंट करेगी तो ये जो 65,000 करोड़ रुपए हैं, ये 65,000 करोड़ रुपए गवर्नमेंट के अकाउंट में आने वाले हैं, यानी कि गवर्नमेंट का अकाउंट क्रेडिट होने वाला है 65,000 करोड़ से। इसकी वजह से गवर्नमेंट के पास को क्या होगा, प्रोसीड्स आएगी, राइट। तो प्रोसीड्स जो गवर्नमेंट के पास आती है, ये किस टाइप की प्रोसीड्स है, इसको क्लासिफाई किया जा सकता है किस टाइप की है। तो आप लोगों को पता है कि हमारे पास अगर इनकम की बात की जाए तो इनकम दो तरह की हो सकती है। एक तो हमारे पास रेवेन्यू नेचर की हो सकती है और एक हमारे पास कैपिटल नेचर की हो सकती है। सेम सेंस पर हम बात करते हैं अपने एक्सपेंडिचर की भी, तो एक्सपेंडिचर भी हमारे पास दो तरह के हो सकते हैं, एक रेवेन्यू नेचर के होते हैं और एक हमारे पास कैपिटल नेचर के होते हैं, राइट। और आप लोगों को पता है कि जब मैं रेवेन्यू और कैपिटल एक्सपेंडिचर की बात करता हूं तो रेवेन्यू और कैपिटल एक्सपेंडिचर में बेसिकली दो पॉइंट्स का डिफरेंस है। सबसे पहली बात कि यहां पर सबसे पहली बात यहां पर ये होती है कि गवर्नमेंट की किसी भी तरह की लाइबिलिटी जो है वो क्रिएट ना हो, लाइबिलिटी गवर्नमेंट की क्रिएट ना हो। सबसे पहली बात, लाइबिलिटी में इंक्रीमेंट नहीं होना चाहिए। और दूसरी बात क्या है, उसके अंदर उसके जो एसेट्स हैं, राइट, गवर्नमेंट के एसेट्स के अंदर भी रिडक्शंस हम लोगों को देखने के लिए ना मिले, राइट। तो अगर लाइबिलिटी भी गवर्नमेंट की इंक्रीज नहीं होती और साथ ही साथ में उसके कैपिटल एसेट के अंदर भी रिडक्शन देखने को नहीं मिलता है, तो इसकी वजह से जो रिसीट गवर्नमेंट के पास आती है उस रिसीट को बोला जाता है रेवेन्यू रिसीट। क्या बोला जाता है? रेवेन्यू रिसीट या फिर रेवेन्यू, राइट। क्या बोला जाता है उसे? रेवेन्यू रिसीट बोला जाता है या फिर रेवेन्यू प्रोसीड बोला जाता है। सेम सेंस पर अगर गवर्नमेंट की लायबिलिटी इंक्रीज या फिर डिक्रीज हो और साथ ही साथ में रिडक्शन हो जाए कैपिटल एसेट का, तो उस रिसीट को बोला जाता है कैपिटल रिसीट या फिर कैपिटल प्रोसीड। तो यहां पर ये बोला गया डिसइन्वेस्टमेंट। डिसइन्वेस्टमेंट करने से क्या होगा कि वो अपने स्टेक बेसिकली पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग के अंदर क्या कर रही है, बेच रही है। तो उस रिसीट, उसकी वजह से गवर्नमेंट के पास पैसा तो आ रहा है, लेकिन गवर्नमेंट का वहां पर एसेट्स के अंदर क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। यानी कि अगर पहले गवर्नमेंट के पास उस अंडरटेकिंग के 100% शेयर थे, तो अब गवर्नमेंट के पास मात्र 50% या फिर 60% स्टेक ही उसका बचा। तो यानी कि एसेट्स के अंदर हो गया रिडक्शन, और एसेट में रिडक्शन होना बेसिकली दर्शाता है कैपिटल रिसीट को। तो ये कैपिटल कैपिटल यहां पर भी है और रेवेन्यू रेवेन्यू यहां पर भी है, यानी कि रेवेन्यू तो आंसर नहीं हो सकता है, यानी कि कैपिटल कैपिटल होगा, बिल्कुल सही बात है। लेकिन सेकंड बात यहां पर क्या कहता है, राइट। तो क्या कहता है, सच प्रोसीड फ्रॉम द डिसइन्वेस्टमेंट कैन बी क्लासिफाइड। क्या बोला जाएगा? तो इस प्रोसीड को बोला जाएगा कैपिटल रिसीट्स इन द गवर्नमेंट बजट। क्योंकि इसकी वजह से क्या हो रहा है, इसकी वजह से क्या हो रहा है गवर्नमेंट को, क्या गवर्नमेंट के एसेट्स कम हो रहे हैं की वजह से, या फिर गवर्नमेंट की लायबिलिटी जो है वो बढ़ रही है। तो अगर आप लोग देखेंगे तो गवर्नमेंट की पहले होल्डिंग जो थी वो 100% थी, अब होल्डिंग होकर कितनी हो गई, 50% हो गई, यानी कि एसेट में हो गया है रिडक्शन। तो एसेट में रिडक्शन होना बेसिकली क्या दिखाता है कि यहां पर आपको देखने को मिलेगा डिक्रीज इन दी एसेट, कि गवर्नमेंट के एसेट के अंदर क्या आ चुकी है, कमी आ चुकी है। और गवर्नमेंट के एसेट के अंदर कमी आना बेसिकली दर्शाता है कि ये एक कैपिटल रिसीट है और साथ ही साथ में एसेट में रिडक्शन कर रही है, डिसइन्वेस्टमेंट की एक्टिविटी। इसलिए जो इस ऑप्शन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ए ऑप्शन जो है बिल्कुल इसका सही आंसर होगा। तो ये मैंने आप लोगों को समझाने की कोशिश करी कि इसका आंसर क्या होना चाहिए, लेकिन आप लोगों को डायरेक्टली आंसर को लिखना है। और अगर आप लोगों को आंसर कैसे करना है, आप ध्यान से समझिएगा मेरी बात को। जब आपको आंसर शीट लिखेगी मिलेगी, तो आंसर शीट के अंदर आप कैसे आंसर करेंगे, आप लिखेंगे आंसर नंबर 1, राइट। और इसका आंसर क्या लिखेंगे, आप इस तरह से आंसर करेंगे। आंसर है ऑप्शन नंबर ए, और ऑप्शन नंबर ए का मतलब है कैपिटल कॉमा डिक्रीज इन एसेट। कैपिटल है और साथ में क्या हो रहा है, एसेट में हो रहा है रिडक्शन, इसलिए बोलेंगे डिक्रीज इन एसेट। इस तरह से आप लोगों ने आंसर को शो करना है, और जैसे ही आप इस तरह से आंसर को दिखाएंगे तो एग्जामिनर आपको 1 मार्क्स जो है इस क्वेश्चन का दे देगा देखते ही। अब
दूसरी चीज यहाँ पर समझने की कोशिश करिएगा, जब भी आप क्वेश्चंस के आंसर करें तो एक चीज सुनिश्चित करिए कि आपके कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो, क्योंकि जितने बेहतर आप लोगों के कॉन्सेप्ट्स होंगे उतने ज्यादा आपके मार्क्स बढ़ने की प्रोबेबिलिटी जो है वो भी बढ़ने वाली है। सेकंड क्वेश्चन आप लोगों के लिए क्या कहता है, सेकंड क्वेश्चन आप लोगों के पास है, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट। दूसरी स्टेटमेंट को कहता है, बहुत ज्यादा ध्यान से समझिए, और ये बेसिकली असर्शन है और साथ साथ में आपको क्या दे रखा है, उसका रीजन दे रखा है, यानी कि एक स्टेटमेंट है और उसका कारण बता रखा है कि अगर ऐसा होता है, क्या इनकी वजह से ऐसा होता है, तो आपको चूज करना है वन ऑफ द करेक्ट अल्टरनेटिव गिवन ब्रो, यानी कि दिए गए ऑप्शन में से एक ऑप्शन जो है आपको यहां पर क्या करना है, चूज करना है। सबसे पहली बात यहां पर ये होती है, असर्शन क्या कहती है, द बैलेंस ऑफ पेमेंट, यानी कि सीधी सी बात है, ये जो क्वेश्चन है आपका वो कैसे कहां से आया है, बैलेंस ऑफ पेमेंट से क्वेश्चन आप लोगों का पूछा गया है। और क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है द बैलेंस ऑफ पेमेंट इज इन सरप्लस, यानी कि आपका जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है वो सरप्लस है, यानी कि आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट के दो फीचर्स हो सकते हैं या फिर दो तरह से दिखाया जा सकता है। एक आपके पास आता है बेटा सरप्लस, और दूसरा आपके पास आता है डेफिसिट, राइट। सरप्लस कब आता है बेटा, सरप्लस तब आता है जब आपके रेवेन्यू, जब आपकी रिसीट आपकी एक्सपेंडिचर से ज्यादा हो तो आपके पास सरप्लस है। डेफिसिट कब होगा, जब आपके एक्सपेंडिचर आपकी रेवेन्यू से ज्यादा है तो आपको डेफिसिट देखने के लिए मिलने वाला है, ये आप लोगों को पता है। तो आप एक चीज समझिएगा, क्या कहता है, द बैलेंस ऑफ पेमेंट इज सरप्लस, पेमेंट ऑफ, अगर बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंदर अगर आपका सरप्लस दिख रहा है, राइट, इसका मतलब क्या है कि इफ ऑटोनॉमस रिसीट्स आर ग्रेटर देन ऑटोनॉमस पेमेंट्स, क्या आपकी जो ऑटोनॉमस रिसीट्स है, राइट, वो ज्यादा है किससे, ऑटोनॉमस पेमेंट्स से। तो जी हाँ, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल असर्शन तो बिल्कुल सही है। अगर आपका ऑटोनॉमस रिसीट्स जो है, यानी कि बात करी मैंने आपकी, अगर रिसीट्स आपकी ज्यादा हो जाती है किससे, पेमेंट से, तो आपका वो क्या हो जाता है, सरप्लस जो है वो बेसिकली दिखाता है। दूसरी बात क्या कहता है, रीजन क्या है इसका, क्योंकि ऑटोनॉमस ट्रांजेक्शंस आर डिटरमाइंड बाय द डिफरेंस इन द बैलेंस ऑफ पेमेंट। दूसरी बात ये कहता है कि जो ऑटोनॉमस ट्रांजेक्शंस है वो बेसिकली आती है हमारी कब, जब हम बैलेंस ऑफ पेमेंट्स के अंदर क्या देखते हैं, डिफरेंस देखते हैं। तो जी हाँ, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है ये भी, कि जब बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंदर हम लोग डिफरेंस निकालते हैं तो उसकी वजह से हमारी ऑटोनॉमस ट्रांजेक्शन जो है वो देखने को मिलती है। इसीलिए हम बोल सकते हैं कि बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड R इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ A, यानी कि R दोनों, A और R दोनों सही है, और R जो है वो बिल्कुल सही तरीके से A को क्या करता है, एक्सप्लेन करता है। अगेन, अब इसका आंसर जब आप लोग करेंगे तो आंसर कैसे लिखेंगे, आप लिखेंगे आंसर नंबर 2, और इसका आंसर क्या रहेगा, आपका आंसर रहेगा A, और A का मतलब क्या है, A का मतलब है कि बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट एंड दिस इज द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन। आप इस तरह से इसको मेंशन करेंगे। अब थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग, और थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है, अगेन तो आप लोग एक चीज समझ पा रहे होंगे, यहां पर जो स्टेटमेंट्स टाइप क्वेश्चन है वो ज्यादा पूछे जा रहे हैं, यानी कि डायरेक्ट क्वेश्चन जो है वो कहीं ना कहीं आप लोगों को देखने के लिए नहीं मिल रहे हैं, आपको स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन देखने को मिल रहा है, यानी कि दोनों स्टेटमेंट आपको बहुत अच्छी तरह से पता होनी चाहिए। जब आपको दोनों स्टेटमेंट बहुत अच्छी तरह से पता है तभी आप राइट आंसर जो है वो कर सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन आप लोगों के सामने क्या कहता है, क्वेश्चन कहता है कि आप दी गई स्टेटमेंट को बिल्कुल ध्यान से समझिए। ये जो स्टेटमेंट दे रखी है, वो स्टेटमेंट क्या कहती है, पहली स्टेटमेंट आपके सामने ये है और दूसरी स्टेटमेंट आपके पास ये है, द इंड्यूस्ड कंजम्पशन शोज द डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन कंजम्पशन एंड इनकम, राइट। क्या कहता है, जो इंड्यूस्ड कंजम्पशन है वो डायरेक्ट रिलेशनशिप बताती है कंजम्पशन और इनकम के बीच में। विद अ सर्टेन इंक्रीज इन द इनकम इंड्यूस्ड कंजम्पशन आल्सो इंक्रीजेस, यानी कि आपको यहां पर अगर आप ध्यान से देख पा रहे होंगे तो ये आपके पास क्वेश्चन है किसका, एग्रीगेट डिमांड का। किसका क्वेश्चन है आपके पास, एग्रीगेट डिमांड का क्वेश्चन आप लोगों के साथ यहां पर दिखाया गया है, बताया गया है। और आप लोग जानते हैं कि अगर मैं इनकम की बात करता हूं, राइट, किसकी बात करता हूं, इनकम की बात करता हूं, तो इनकम को जनरली इकोनॉमिक्स के अंदर रिप्रेजेंट किया जाता है वाई के साथ। किसके साथ रिप्रेजेंट किया जाता है, वाई के साथ। तो क्या कहता है कि कहता है जो आपकी कंजम्पशन है वो डायरेक्ट रिलेशनशिप जो है वो दिखाती है किसके बीच में, राइट। इंड्यूस कंजम्पशन जो बेसिकली रिलेशन दिखाती है किसके बीच में, आपकी कंजम्पशन के बीच में और इनकम के बीच में। देयर इज अ डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन इंड्यूस्ड कंजम्पशन, इंड्यूस्ड कंजम्पशन जो सीधा रिलेशनशिप दिखाती है आपकी कंजम्पशन और इनकम के बीच में, राइट। ये बात यहाँ पर बोली गई है। यहाँ पर हमें सबसे पहले ये समझना होगा कि इंड्यूस कंजम्पशन होती क्या है। इंड्यूस कंजम्पशन का बेसिकली मतलब है, यानी कि एक ऐसी कंजम्पशन जो आपका रिलेशनशिप दिखाती है किसके साथ में, इसका रिलेशन होता है आपके डिस्पोजेबल इनकम के साथ। आपके डिस्पोजेबल इनकम के साथ में रिलेशनशिप दिखाती है। और डिस्पोजेबल इनकम का मतलब क्या होता है, एक ऐसी इनकम जो कि आपके
राइट, जो आपकी इनकम इंक्रीज या फिर डिक्रीज करती है बिकॉज ऑफ वेरियस फैक्टर्स। जैसे कि अगर मैं बात करता हूँ गवर्नमेंट के द्वारा टैक्स रेट को कम या फिर ज़्यादा कर दिया जाए, तो गवर्नमेंट के द्वारा अगर टैक्सेस को कम किया जाएगा तो आपकी डिस्पोजल यानी कि इनकम स्पेंड करने के लिए जो है आप लोगों के पास ज़्यादा आने वाली है। तो क्या कहता है, आपकी जो इंड्यूस इनकम है उसका रिलेशन कंजम्पशन और इनकम के बीच में है। बिल्कुल सही बात है, राइट। तो कंजम्पशन और इनकम के बीच में इसका क्या है, रिलेशनशिप होता है, राइट। इनकम के बीच में और कंजम्पशन के बीच में क्या है, इसका रिलेशनशिप है। बिल्कुल सही बात है। और आगे क्या कहता है, जैसे जैसे आपकी इंक्रीज देखने को मिलेगा आपको इनकम के अंदर, तो आपकी इंड्यूस कंजम्पशन जो है वो भी इंक्रीज करेगी। यानी कि जैसे जैसे आपकी इनकम जो है वो बढ़ेगी तो आपके पास ज़्यादा डिस्पोजेबल इनकम आएगी, और ज़्यादा डिस्पोजेबल इनकम आने की वजह से आपके पास ज़्यादा पैसे खर्च करने के लिए आप लोगों को मिलने वाले हैं, तो आपकी कंजम्पशन जो है वो भी इंक्रीज होने वाली है। तो कहता है इन द लाइट ऑफ द गिवन स्टेटमेंट, इस दिए गए स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग करेक्ट अल्टरनेटिव्स को बताइए और इसका आंसर करिए। तो स्टेटमेंट 1 इज ट्रू एंड स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स, स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स एंड स्टेटमेंट 2 इज ट्रू, बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर ट्रू। दोनों ही स्टेटमेंट ये सही हैं, यानी कि पहली और दूसरी स्टेटमेंट दोनों सही है, इसलिए इसका मतलब राइट आंसर जो रहने वाला है वो क्या रहने वाला है, सी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल इसका सही आंसर देखने को आप लोगों को मिलने वाला है। अगला क्वेश्चन अगर आप लोगों के सामने ये रहा, कहता सर मिसेस इकरा अंसारी एक टीचर है, was explaining in her class about various types of deposits with the commercial banks। तो वो कमर्शियल बैंक्स के पास जो जो डिपॉजिट्स होते हैं उसके बारे में बात करते हैं। तो शी कोटेड डेट, अब यहाँ पर बात हो रही है किसकी, M1 की, M2 की, M3 की और M4 की। किसकी बात हो रही है, M1, M2, M3 और M4 की बात हो रही है। तो उन्होंने क्या बताया, दिस डिपॉजिट फॉर्म्स अ पार्ट ऑफ द M1 मेजर्स। ये जो डिपॉजिट है ये किसके अंदर आने वाला है, M1 डिपॉजिट का पार्ट भरने वाले हैं, राइट, मनी सप्लाई के अंदर। एंड आर पेबल ऑन डिमांड बाय द कमर्शियल बैंक्स एंड दीस आर पेबल्स। आप लोगों को पता है जो M1 के अंदर जब हम बात करते हैं तो M1 के अंदर हम जनरली उन डिपॉजिट्स की बात करते हैं दैट आर बेसिकली पेबल ऑन द डिमांड बाय द कमर्शियल बैंक्स, यानी कि कमर्शियल बैंक्स के पास जब भी हाउस होल्ड्स के द्वारा डिमांड की जाए तो उनको ऑन डिमांड इसकी पेमेंट करनी पड़ेगी। तो अब इसके अंदर आपसे ये पूछना जाता है कि इस डिपॉजिट्स के अंदर हम जनरली किस किस को कंसिडर करते हैं, क्या इसके अंदर डिमांड डिपॉजिट आता है, क्या इसके अंदर टाइम डिपॉजिट आता है, क्या इसके अंदर पोस्ट डिपॉजिट आता है। यानी कि बेसिकली अगर क्वेश्चन की बात करूं तो ये आपका क्वेश्चन कहां से है, सबसे पहले तो ये समझना जरूरी है। तो ये क्वेश्चन आपका मनी एंड बैंकिंग चैप्टर से आपका कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन है, और मनी एंड बैंकिंग से ये क्वेश्चन आपका आ रखा है। तो अगर आप लोगों को इस क्वेश्चन का आंसर करना है तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि सर M1 के अंदर हमारा क्या क्या आता है, क्या उसके अंदर डिमांड डिपॉजिट आता है, क्या टर्म डिपॉजिट आता है, क्या पोस्ट डिपॉजिट आता है। तो पूछता है कि ओनली वन ऑप्शन इज करेक्ट, ओनली सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट, ओनली 1 एंड 2 ऑप्शंस आर करेक्ट, और तीसरा कहता है, चौथा कहता है फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। तो आइए समझते हैं। तो आप लोगों को पता है कि अगर मैं M1 की बात करता हूं तो M1 के अंदर जनरली किस चीज को कंसिडर किया जाता है। तो M1 के अंदर अगर सबसे पहले आप लोगों को समझना पड़ेगा कि M1 के अंदर हम लोग कंसिडर करते हैं C प्लस DD प्लस OD, राइट, जिसको कि हम लोग बेसिकली अगर बोले तो हम लोग बोल सकते हैं डिमांड डिपॉजिट इसके अंदर आने वाला है, और दूसरा हमारे पास ओवरड्राफ्ट आने वाला है। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो डिमांड डिपॉजिट तो इसके अंदर आता है, लेकिन टाइम डिपॉजिट इसके अंदर नहीं आता। और अगर मैं पोस्ट ऑफिस डिपॉजिट की बात करूँ तो पोस्ट ऑफिस डिपॉजिट बेसिकली M2 का पार्ट बनता है, यानी कि M2 के अंदर ये जनरली कंसिडर किया जाता है। तो इसीलिए अगर आप ऑप्शन देखेंगे तो ऑप्शन का मतलब क्या है कि इसका दिया गया ऑप्शन क्या है, राइट आंसर क्या रहने वाला है। तो क्या ऑप्शन ए जो है यानी कि पहला ऑप्शन जो बिल्कुल सही है, या दूसरा ऑप्शन सही है, या पहला और दूसरा सही है, या पहला दूसरा तीसरा सही है, कौन सी एलिमेंट जो है इसके अंदर बिल्कुल सही है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ए, पहले वाला ऑप्शन जो रहेगा बिल्कुल सही रहने वाला है इस केस के अंदर, राइट। अब अगला क्वेश्चन समझते हैं। कहता है सर एज पर द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, राइट, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के प्रेस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग जो आई डेट 22 जून 2022 के अंदर, तो नेट फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, राइट, जिसको FPI बोला, FPI ने रिकॉर्ड किया एक आउटफ्लो ऑफ $15.2 बिलियन मेनली फ्रॉम द इक्विटी मार्केट। यानी कि फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट की अगर बात की जाए तो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट का आउटफ्लो हुआ $15.2 बिलियन का, राइट। कहां से, इक्विटी मार्केट से, यानी कि ये पैसा निकाल लिया गया इक्विटी मार्केट से, किसके द्वारा, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट के द्वारा। द अबव ट्रांजैक्शन विल रिकॉर्डेड इन द डैश अकाउंट ऑन द डैश साइड ऑफ द बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट ऑफ इंडिया। तो यानी कि अगर मैं बात करता हूं इसकी, तो यानी कि ये किससे क्वेश्चन है, सबसे पहले तो ये समझना जरूरी है हमारे लिए, राइट। तो हमें पता है कि हमारे लिए बहुत ज्यादा एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्यों, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन कई बार आप लोगों से आता है कि आप लोगों को कई बार पता होता है कि सर हमारे पास एक FPI होता है और एक हमारे पास FDI होता है, दिस आर दी फॉरेन रूट थ्रू विच द इन्वेस्टमेंट बेसिकली कम्स, राइट। तो इसको कैसे रिकॉर्ड किया जाता है बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंदर, राइट, इसको कैसे रिकॉर्ड करते हैं हम लोग। तो हम अगर नेट फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट की अगर मैं बात करता हूँ, किसकी बात करता हूँ, नेट फॉरेन
पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट की बात करता हूँ तो यहाँ से आउटफ्लो हुआ है, यानी कि फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट्स के द्वारा या इन्वेस्टर्स के द्वारा इस पैसे को निकाल लिया गया है। और अगर जब इस पैसे को निकाला जाएगा इक्विटी मार्केट से, तो इसको कहाँ पर रिकॉर्ड किया जाएगा, हमारी बुक्स के अंदर, राइट। उससे रिलेटेड ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो यहाँ पर कहता है कि करंट साइड पे आएगा, राइट, इट विल बी रिकॉर्डेड इन द करंट अकाउंट, ऑन दी करंट अकाउंट के अंदर रिकॉर्ड होगा या कैपिटल अकाउंट के अंदर रिकॉर्ड होगा, राइट। और दूसरी बात, ये क्रेडिट साइड में होगा या फिर डेबिट साइड में रिकॉर्ड होने वाला है, उससे रिलेटेड यहाँ पर बात की गई है। तो ये समझते हैं कि कहाँ पर आने वाला है। तो आप लोग समझते ही हैं कि सर अगर मैं इसकी बात करता हूँ तो इसको जनरली कहाँ पर रिकॉर्ड किया जाता है। तो अगर इस तरह के ट्रांजेक्शन्स की अगर मैं बात करता हूँ तो आप लोगों को पता है कि ये ट्रांजेक्शन जो है, ये क्वेश्चन हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट्स है। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंदर अगर मैं बात करता हूँ तो ये कहाँ पर दिखाई जाती है, तो आपको पता है ये कैपिटल साइड में दिखाई जाती है। कहाँ पर दिखाई जाती है, कैपिटल साइड्स में ये ट्रांजेक्शन जो वो जनरली आने वाली है। तो जो अबव ट्रांजेक्शन इसको रिकॉर्ड किया जाएगा कैपिटल अकाउंट के अंदर। और दूसरा आप पूछा गया कि कौन से साइड में इसको दिखाने वाला है, तो इसको डेबिट साइड पर दिखाने वाले हैं। तो कैपिटल और डेबिट साइड के अंदर दिखाया जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो इसका सही आंसर जो है यहाँ पर रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए ये रहा। और अगला क्वेश्चन फिर अगेन स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन है, यानी कि आप लोग देख पा रहे हैं कि स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चंस जो है वो कितने ज्यादा पूछे जा रहे हैं। डायरेक्टली क्वेश्चंस आपसे नहीं पूछ रहा है, क्वेश्चंस एक फॉर्म के तौर पे पूछे जा रहे हैं ताकि आपको टेस्ट किया जा सके आपका नॉलेज कितना बेहतर है क्वेश्चंस को लेकर। अगला क्वेश्चन आप लोगों से क्या कहता है, क्वेश्चन को ध्यान से समझिए। क्वेश्चन कहता है रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट केयरफुली। स्टेटमेंट को बहुत ज्यादा ध्यान से समझिए। और स्टेटमेंट क्या कहती है कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट इज द सम टोटल ऑफ द ग्रॉस मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज एडेड टू दी या फिर एडेड बाय ऑल द सेक्टर्स इन द इकोनॉमी ड्यूरिंग अ फिस्कल ईयर। अगर मैं सेक्टर की बात करता हूं तो आप लोगों को पता है 4 सेक्टर है। एक हमारे पास कौन सा होता है, सबसे पहला सेक्टर हाउस होल्ड सेक्टर है। नंबर 2 पर हमारे पास आता है कौन सा सेक्टर, फर्म्स। कौन सी आती है हमारे पास, फर्म्स आती है। थर्ड सेक्टर की अगर मैं बात करता हूं तो थर्ड सेक्टर पर हमारे पास आता है गवर्नमेंट। और फोर्थ सेक्टर की अगर मैं बात करता हूं तो हमारे पास आता है रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, जिसको हम लोग बोलते हैं फॉरेन सेक्टर। क्या बोलते हैं, फॉरेन सेक्टर। तो क्वेश्चन क्या बोलता है कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो है वो सम टोटल है ग्रॉस मार्केट वैल्यू ऑफ सारी गुड्स और सर्विसेज का, जो कि सारे सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी के द्वारा एक फिस्कल ईयर के अंदर ऐड किए गए। तो क्या ये स्टेटमेंट सही है? अगर आप लोगों ने नेशनल इनकम पढ़ी है तो आप लोग बिल्कुल समझ पा रहे होंगे कि सर ये बिल्कुल स्टेटमेंट क्या है, सही स्टेटमेंट है, राइट स्टेटमेंट है। अब ये स्टेटमेंट जो बताई गई है ये बेसिकली जब आप नेशनल इनकम कंप्यूट करते हैं तो नेशनल इनकम कंप्यूटेशन के आपके पास 3 मेथड होते हैं। तो तीसरा मेथड जो आप लोगों का रहता है वो ग्रोस वैल्यू एडेड मेथड होता है। तो ग्रोस वैल्यू एडेड मेथड के तहत हम लोग ये समझ पाते हैं कि ये वाली जो स्टेटमेंट है ये बिल्कुल सही है। और दूसरी स्टेटमेंट क्या कहता है कि ग्रोस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस, जिसको कि GVA एट मार्केट प्राइस बोलते हैं, is equals to the excess of the value of the output over minus the intermediate consumption। है कि ग्रोस वैल्यू एडेड कितनी हुई है, इसको अगर मुझे निकालना है तो वह मैं इसे निकाल सकता हूं किस तरह से कि अगर मैं राइट जो मेरा फाइनल आउटपुट है उस फाइनल आउटपुट में से अगर मैं इंटरमीडिएट कंजम्पशंस को क्या करता हूं इसमें से माइनस कर देता हूं तो मैं अपनी फाइनल गुड्स निकाल सकता हूं, राइट। तो क्या ये सही है, मैं अपनी ग्रोस वैल्यू एडेड जो उसे निकाल सकता हूं? तो क्या ये बात सही है? तो आप लोगों ने अगर नेशनल इनकम का चैप्टर पढ़ा है और नेशनल इनकम के अंदर अगर ये वाला टॉपिक बहुत ज़्यादा ध्यान से पढ़ा है, यानी कि मेथड्स बहुत अच्छी तरह से समझे हैं, तो आप लोग एक चीज़ समझ पाए रहे होंगे कि जब हम GVA एट मार्केट प्राइस की बात करते हैं तो वो कैसे निकलता है कि जब मैं फाइनल आउटपुट में से इंटरमीडिएट गुड्स को राइट क्या कर देता हूँ, माइनस कर देता हूँ, सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ, तो मेरी ये वैल्यू आ जाती है। यानी कि दोनों स्टेटमेंट जो है यहाँ पर सही है। स्टेटमेंट 1 इज ट्रू एंड स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स गलत है। स्टेटमेंट 1 फॉल्स है और स्टेटमेंट 2 सही है, ये भी गलत है। दोनों स्टेटमेंट पहली और दूसरी जो है सही है, ये स्टेटमेंट सही है। क्या दोनों स्टेटमेंट गलत है? ये गलत है। तो यानी कि सी ऑप्शन जो है वो इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर रहने वाला है। इसलिए जो इसका राइट आंसर है वो क्या है बेटा, सी है। सी इज द राइट आंसर। अब यहाँ पर आप लोगों के पास एक ऑप्शन था और ऑप्शन भी आप लोगों के साथ दिया गया है। किस चीज का ऑप्शन दिया गया है? ये भी आपके पास नेशनल इनकम का ही ऑप्शन दिया गया है। और नेशनल इनकम का टॉपिक यहाँ पर क्या कहता है, क्वेश्चन आपसे कहता है कि ऑन द बेसिस ऑफ द फिगर गिवन बिलो। और अगर आप ये फिगर देख पा रहे होंगे तो आप एक चीज नोटिस कर पा रहे होंगे कि ये फिगर बेसिकली बात करता है किसकी, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम की बात करता है। किसकी बात करता है? सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम की बात ये करता है। क्लियर है इतनी बात? चलिए, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम का ये कॉन्सेप्ट है और सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम का ये कॉन्सेप्ट आप लोगों को पता है बेसिकली है। तो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम के अंदर अगर आप लोग बात करेंगे तो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम का कॉन्सेप्ट भी कहाँ से है? आपका नेशनल इनकम से है। कहाँ से? ये कॉन्सेप्ट भी आपका नेशनल इनकम से देखा गया है।
और अगर मैं नेशनल इनकम की बात करता हूँ तो ये आपके पास देख रहे हैं आप सर्कुलरली फ्लो कर रही है एक इनकम। तो यहाँ पर पूछता है कि ये जो बी और डी है, राइट, ये जो बी और डी है ये किस तरह के फ्लो है। तो आप लोगों को पता है जनरली फ्लो जो होता है वो दो टाइप के होते हैं, एक रियल फ्लो होता है और एक नॉमिनल फ्लो होता है। रियल फ्लो के अंदर हमें गुड्स का फ्लो होता हुआ नजर आता है और नॉमिनल फ्लो के अंदर हमें जनरली मनी का फ्लो नजर आता हुआ आएगा या फिर नजर आएगा। और मनी फ्लो को हम लोग क्या बोलते हैं, जनरली हम लोग मनी फ्लो को ही नॉमिनल फ्लो के नाम से भी जानते हैं, राइट। चलिए, तो बी और डी की बात करनी है। तो सबसे पहले क्या बात हो रही है, फर्म्स के द्वारा गुड्स और सर्विसेज जो वो दी जा रही हैं, राइट। और यहाँ पर हाउस होल्ड्स के द्वारा क्या की जा रही है, फैक्टर सर्विसेज दी जा रही है। यानी कि अगर आप यहाँ पर देख रहे होंगे तो आप लोगों को एक चीज समझ में आएगी, राइट। इसमें आपको ऑल्टरनेट चूज करना है। ऑल्टरनेटिव है आपके पास क्या क्या, कि एक आपके पास रियल फ्लो, एक मनी फ्लो, एक नॉमिनल फ्लो, एक नेशनल इनकम है। सबसे पहले आपसे पूछा क्या है, बी एंड डी के अंदर, बी यानी कि ये वाला पॉइंट, राइट। तो यहाँ से फर्म से हाउस होल्ड की तरफ क्या हो रहा है, गुड्स और सर्विसेज का फ्लो हो रहा है, तो यानी कि रियल फ्लो हो रहा है। और दूसरी तरफ अगर मैं यहाँ से बात करता हूँ, हाउस होल्ड के पास फर्म के द्वारा क्या भेजी जा रही है, फर्म्स हाउस होल्ड्स के द्वारा फर्म्स के लिए पेमेंट की जा रही है, तो यानी कि तो मनी फ्लो है, नॉमिनल फ्लो है। तो इस क्वेश्चन में थोड़ा सा ग्लिच है, राइट। और इनके द्वारा यहाँ पर पेमेंट हो रही है और इसके बदले में ये फैक्टर पेमेंट कर रहे हैं, यानी कि स्पेंड कर रहे हैं और ये फैक्टर पेमेंट हो रही है। अच्छा, हाँ, तो यहाँ पर गुड्स एंड सर्विसेज हो रही है और यहाँ पर फैक्टर सर्विसेज दी जा रही है। बेटा क्या दी जा रही है, हाउस होल्ड्स के द्वारा फैक्टर सर्विसेज दी जा रही है, किसको, फर्म्स को। तो फैक्टर सर्विसेज किसके फॉर्म में होगी, लैंड के फॉर्म में, लेबर के फॉर्म में, कैपिटल के फॉर्म में, एंटरप्रेन्योर के फॉर्म में, है ना। तो अगर ये दी जा रही है तो कैसा फ्लो है, ये रियल फ्लो है, क्योंकि लेबर आपको जाती हुई नजर आएगी। तो कैसा फ्लो है, ये रियल फ्लो है। तो रियल फ्लो जो होगा इसका राइट आंसर होगा ए ऑप्शन जो होगा, बिल्कुल इसका क्या रहने वाला है, सही आंसर जो है यहाँ पर रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए ये रहा। और अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अज्यूम द फॉलोइंग डाटा इज गिवन बाय एन इमेजिनरी इकोनॉमी। एक इमेजिनरी इकोनॉमी है, उसके द्वारा ये डाटा दिया जाता है। एक्सपोर्ट्स ऑफ विजिबल जो है वो 1000 करोड़ का है, राइट। इंपोर्ट ऑफ विजिबल जो है वो 800 करोड़ का है। 2021 के अंदर जो एक्सपोर्ट ऑफ विजिबल्स है वो 1100 का है और इंपोर्ट जो है वो 850 का है। तो बैलेंस ऑफ ट्रेड 2020-21, 20 to 21 डैश बाय डैश, राइट। तो 20 और 21 की अगर मैं बात करता हूँ तो जो हमारा टोटल है वो कितना डिक्रीज हुआ है ना। तो यहाँ पर 1000 से कितना हो गया बेटा, 800 हो गया, यानी कि 200 से डिक्रीज हुआ है। यहाँ पर 1150 से कितना हो गया, 850, 1100 से कितना हो गया, 800 गया, 250 करोड़, राइट। यहाँ पर कितना इंक्रीज हुआ है, यहाँ पर 200 करोड़ हुआ है, यहाँ पर 250 हुआ। तो अगर मैं देखता हूँ तो यहाँ पर मेरा क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। और कितने से हो रहा है बेटा, यहाँ पर मेरा 50 करोड़ से इंक्रीज जो है वो देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर इंक्रीज बाय 50 करोड़ जो होगा वो इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर रहेगा। तो हमें यहाँ से पूछा जाए कि अगर मैं बैलेंस ऑफ ट्रेड की बात कर रहा हूँ 20 से 21 के बीच में, यानी कि इस पीरियड के बीच में अगर मैं बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पर हमें क्या देखने को मिल रहा है कि भैया जो बैलेंस ऑफ ट्रेड है वो हमारा बढ़ेगा। और वो कितने से बढ़ने वाला है, 50 करोड़ से यहाँ पर इंक्रीज होने वाला है। क्योंकि सर पहले हमारा 1000 करोड़ के एक्सपोर्ट थे और इंपोर्ट हमारे 800 करोड़ के थे। तो इसका मतलब क्या है कि अगर मैं 1000 करोड़ में से 800 करोड़ को क्या कर दूंगा, माइनस कर दूंगा, तो मेरा टोटल निकल कर आता है कितना, 200 करोड़। कितना निकल कर आता है, 200 करोड़ निकल कर आता है। वहीं पर दूसरे सिनेरियो के अंदर अगर मैं 1100 करोड़ में से 850 करोड़ माइनस कर दूं तो मेरा निकल कर आता है 250 करोड़। कितना निकल कर आता है, 250 करोड़। तो अगर मैं देखता हूं तो 20 और 21 के कंपेरिजन में हमारा जो नेट विजिबल्स जो है वो हमारे इंक्रीज हुआ है। और कितने से इंक्रीज हुआ है, हमारे 50 करोड़ से इंक्रीज हुआ है। इसलिए इसका जो राइट आंसर रहेगा वो क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो बिल्कुल इसका सही आंसर जो है यहाँ पर देखने को मिलने वाला है, राइट। अगला क्वेश्चन आप लोगों के लिए 8th क्वेश्चन ये रहा। और क्वेश्चन क्या कहता है, इन ऑर्डर टू टैकल द प्रॉब्लम ऑफ राइजिंग जनरल प्राइस लेवल इन एन इकोनॉमी, गवर्नमेंट में कम अप विद अ सरप्लस बजट टू अचीव द बजट ऑब्जेक्टिव ऑफ, राइट। तो कहता है अब देखो क्या हुआ है, जनरल प्राइस लेवल जो है इंक्रीज हो चुका है एक इकोनॉमी के अंदर। और आप लोगों को पता है कि जनरल प्राइस लेवल इंक्रीज होता है तो क्या होता है, राइट। आप लोगों ने पढ़ी होगी ये चीजें। यहाँ पर मैं बेसिकली आपको ये सिलेबस इस हिसाब से करवाऊंगा कि आप लोग समझ सके कि आपसे पेपर में किस तरह से एक्सपेक्टेशंस की जाती है। तो क्या पूछता है कि अगर आपके सामने समस्या है किसकी, राइजिंग जनरल प्राइस लेवल, कि आपका जो प्राइस लेवल है उसके अंदर इंक्रीमेंट हो रहा है एक इकोनॉमी के अंदर, तो गवर्नमेंट जो है वो बजट के साथ आ सकती है, राइट। किससे रिलेटेड आएगा कि सर सबसे पहले रीएलोकेशन ऑफ द रिसोर्सेज, की रिसोर्सेज को किस तरह से रीएलोकेट किया जाए, प्राइस स्टेबिलिटी जो है वो किस तरह से लेकर आई जा सके, या फिर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द इनकम, की इनकम को किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट किया जा सके, है ना। तो यहाँ पर अगर मैं आप लोगों के साथ बात करूं तो अगर जनरल प्राइस लेवल के अंदर इंक्रीमेंट
देखा जा रहा है तो गवर्नमेंट सरप्लस बजट अगर लेकर आ रही है यानी कि प्राइस लेवल बढ़ गया है, तो यहाँ पर बात होने वाली है कि किस तरह से इनकम को दोबारा से रिडिस्ट्रीब्यूट किया जाए और रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज जो है किस तरह से किया जा सके। इसका मतलब जो इसका राइट आंसर होगा वो डी ऑप्शन जो होगा बिल्कुल सही आंसर होगा। डी विल बी द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन, राइट। अगला क्वेश्चन आप लोगों के पास आता है एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम का क्वेश्चन है। ओके, तो यानी कि एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई और रिलेटेड कॉन्सेप्ट का ये क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन आप लोगों से कहता है रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट असर्शंस एंड रीजन, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव गिवन ब्रो, यानी कि असर्शन और रीजन को ध्यान से समझिए और इसका आंसर बिल्कुल सही तरीके से करने की कोशिश करिए। क्या कहता है, असर्शन कहता है एट द ब्रेक इवन पॉइंट ऑफ इनकम द वैल्यू ऑफ एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम इज जीरो, राइट। तो ब्रेक इवन लेवल ऑफ इनकम यानी कि नो प्रॉफिट नो लॉस वाली सिचुएशन, यानी भैया पैसे है ही नहीं, जीरो, तो एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम आपकी जीरो होगी, बिल्कुल सही बात है। सम ऑफ द एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम एंड एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव इज ऑलवेज वन, राइट, दिस इज ऑल्सो करेक्ट कि एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम और एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव हमेशा क्या होता है, वन होता है, यानी कि बीच का जो रिलेशन है वो हमेशा क्या होने वाला है, वन होने वाला है। और अगर आपसे पूछा गया तो अगर मैं बोलता हूँ कि ब्रेक इवन इनकम अगर आपकी होती है तो आपकी एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम जो होती है वो आपकी क्या होती है, जीरो होती है। तो ब्रेक इवन इनकम लेवल का मतलब है कि जब आपके पास कुछ भी इनकम नहीं है तो उस टाइम पे आपकी जो एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम है वो क्या हो जाएगी, वो आपकी जीरो हो जाएगी, राइट। तो यहाँ पर दोनों स्टेटमेंट सही है, लेकिन दूसरी वाली स्टेटमेंट जस्टिफाई नहीं कर रही है पहली वाली स्टेटमेंट को, क्योंकि यहाँ पर एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम यहाँ पर बोला गया जीरो है, यहाँ पर बोला जाता है कि इनका जो रिलेशन है वो वन है। तो ये दोनों स्टेटमेंट सही तो है लेकिन जस्टिफाई नहीं करेगी। तो बोथ असर्शन रीजंस आर ट्रू एंड रीजन इज करेक्ट फॉर द एक्सप्लेनेशन, या बोथ ए एंड आर करेक्ट एंड रीजन आर करेक्ट टू एक्सप्लेनेशन। पहली बात तो ये लिखिए नोट करेक्ट। और ये बोलता है कि असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज नॉट ट्रू, असर्शन इज फॉल्स और रीजन इज नॉट ट्रू, राइट। तो बोथ ए एंड आर ट्रू एंड रीजन आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन ए, यानी कि इसका जो राइट आंसर है वो ये होना चाहिए बी ऑप्शन जो है वो इसका बिल्कुल सही आंसर यहाँ पर रहने वाला है, यानी कि बी इज द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन। बी जो है बिल्कुल सही आंसर जो है इसका रहने वाला है। अगला क्वेश्चन आप लोगों के पास ये रहा और ये भी क्वेश्चन आप लोगों का किसका है, एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई एंड रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स का क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आपसे बेसिकली क्या कहता है, ये क्वेश्चन आप लोगों से कह रहा है क्या कि डैश रेफर्स टू द लेवल ऑफ एग्रीगेट डिमांड व्हिच कैन बी मेट बाय द कॉरस्पॉन्डिंग सप्लाई इन द इकोनॉमी, राइट। कहता है किस लेवल को हम बोलते हैं जो एग्रीगेट डिमांड के जिसको हम मीट कर सकते हैं कॉरस्पॉन्डिंग सप्लाई इन द इकोनॉमी को, राइट। तो इसको ऑटोनोमस कंजम्पशन बोला जाता है, इफेक्टिव डिमांड बोला जाता है, एक्सेस डिमांड बोला जाता है या फिर डेफिसिट डिमांड बोला जाता है। इसका क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का आंसर आप सब लोग मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर बताएंगे कि इसका आंसर क्या होना चाहिए। क्यों? क्योंकि सर ये क्वेश्चन एक ऐसा क्वेश्चन है जो कि बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन है, इससे ज़्यादा आसान क्वेश्चन जो है वो नहीं हो सकता है। और अगर आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर मुझे अच्छी तरह से बता पाते हैं तो इससे ये पता चलेगा कि आप लोग की प्रिपरेशन कैसे मिलेगी। लेकिन एक चीज़ समझिएगा कि ये क्वेश्चन और में है, और का मतलब है कि इन दोनों में से आपको सिर्फ दोनों के दोनों क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं, दोनों में से सिर्फ और सिर्फ मात्र एक क्वेश्चन जो आप लोगों को करना है। कोई भी एक क्वेश्चन आपको जो लगता है उस हिसाब से कर लीजिएगा। क्या कहते हैं भैया, अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है और अगला क्वेश्चन आप लोगों से कहता है कि इन द इंडियन इकोनॉमी डैश आर इशूड बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एंड एक्ट एज अ लीगल टेंडर मनी। इंडियन इकोनॉमी के अंदर, राइट, क्या इशू किए जाते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा और वो एक लीगल टेंडर के तौर पर काम करते हैं। कॉइन्स ऑफ ऑल डेनोमिनेशन, तो कॉइन्स जो है वो बेसिकली इशू नहीं किए जाते हैं आपके आरबीआई के द्वारा, कॉइन्स जो है बेसिकली इशू किए जाते हैं आपकी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। जो कॉइन्स है उसको इशू किया जाता है आपकी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। करेंसी नोट्स ऑफ वेरियस डिनोमिनेशंस एक्सेप्ट ₹1 नोट, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है क्योंकि ₹1 का नोट जो है वो भी किसके द्वारा इशू किया जाता है, गवर्नमेंट के द्वारा। डिमांड डिपॉजिट, राइट, डिमांड डिपॉजिट इज बेसिकली नॉट द फीचर ऑफ राइट आरबीआई का फीचर नहीं है। तो ओनली सेकंड स्टेटमेंट जो होगी वो इसके अंदर क्या होगी, सही होगी। तो बी ऑप्शन जो होगा बिल्कुल सही होगा। और अगला क्वेश्चन ये रहा आप लोगों के सामने फिर, और ये भी क्वेश्चन कैसे है, और फॉर्म में है। इसका मतलब कि दोनों स्टेटमेंट में से सिर्फ और सिर्फ एक ही स्टेटमेंट आप लोगों ने करनी है, यानी कि एक ही क्वेश्चन आप लोगों ने करना है। किसी भी एक क्वेश्चन को आप लोग फॉलो कर सकते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है आप लोगों से, डैश फॉर्मुलेट द मॉनेटरी पॉलिसी इन द इकोनॉमी, राइट, कौन बनाता है मॉनेटरी पॉलिसी जो है, कौन बनाता है। तो आप लोगों को पता है कि जनरली इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए, इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए हमारे पास दो बॉडीज है, एक हमारे पास गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है और दूसरे नंबर पर हमारे पास आता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा या फिर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा इशू की जाती है पॉलिसीज। जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा पॉलिसीज लेके आई जाती है उसे बोला जाता है फिस्कल पॉलिसी।
क्या बोला जाता है उसे? उसे बोला जाता है फिस्कल पॉलिसी। और जो आरबीआई के द्वारा लेकर आई जाती है उसे बोला जाता है मॉनेटरी पॉलिसी। क्या बोला जाता है? मॉनेटरी पॉलिसी इसे बोला जाता है ना। तो फिस्कल पॉलिसी और मॉनेटरी पॉलिसी जो है वो इनके द्वारा क्या की जाती है? इशू की जाती है इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए। तो क्वेश्चन पूछा गया है कि मॉनेटरी पॉलिसी एक इकोनॉमी के अंदर किसके द्वारा लेकर आई जाती है? तो आप लोगों को एक चीज पता चल गई होगी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी कि सेंट्रल बैंक जो है वो लेकर आता है। तो हम यहाँ पर क्वेश्चन में देखते हैं तो कमर्शियल बैंक बोलता है, तो कमर्शियल बैंक के द्वारा नहीं लाई जाती है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के द्वारा भी नहीं, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा भी नहीं, ये लेके आई जाती है किसके द्वारा? आपके सेंट्रल बैंक्स के द्वारा। और जैसे ही सेंट्रल बैंक्स इसका आंसर करेंगे तो आपके 10 मार्क्स जो है वो बिल्कुल यहाँ पर कंफर्म हो जाते हैं सर कि 10 मार्क्स जो है वो आप लोगों के बिल्कुल आने वाले हैं। और एक चीज अब आप लोग समझ पाए होंगे कि पहला ही क्वेश्चन अगर आप लोगों को देखने को मिलता है, तो पहला ही क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिल रहा है नेशनल इनकम का। यानी कि किसका क्वेश्चन है सर? ये नेशनल इनकम का क्वेश्चन है। और नेशनल इनकम के अंदर क्या कहता है? नेशनल इनकम का जो ये प्रश्न है, ये प्रश्न क्या कहता है? ऑन द बेसिस ऑफ द डाटा गिवन बिलो फॉर एन इमेजिनरी इकोनॉमी, एक इमेजिनरी इकोनॉमी है, एस्टिमेट द वैल्यू ऑफ नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। यानी कि आपसे पूछा गया कि आप निकालेंगे एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट, निकालेंगे कि एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट कैसे निकाला जाए। एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट का मतलब क्या है? नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। ओके, क्वेश्चन के अंदर क्या क्या दे रखा है? हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर दे रखे हैं, ओके, 2000 करोड़ के। उसके बाद गवर्नमेंट के फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर दे रखे हैं 1500 करोड़ के। ग्रोस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन दे रखी है 1000 करोड़ की। नेट एडिशंस टू द स्टॉक, यानी कि स्टॉक दे रखा है 300 करोड़ का। एक्सपोर्ट दे रखा है आपको 700 करोड़ का। नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस 350 करोड़ के हैं। इंपोर्ट जो है आपका 200 करोड़ का है। और कंजम्पशन ऑफ द फिक्स कैपिटल जो है वो 250 करोड़ की है, राइट। अब आपको इसके अंदर क्या करना है? नेट इनडायरेक्ट आपको निकालना है जीडीपी एट मार्केट पर, एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट निकालना है, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। तो आप लोगों को पता है कि अगर आप हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर जो कि 2000 करोड़ है, उसके अंदर गवर्नमेंट फाइनेंशियल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर को ऐड करते हैं, तो आपका क्या निकल कर आता है? आपका निकल कर आता है राइट हाउ, ये एक्सपेंडिचर मेथड है, तो एक्सपेंडिचर को बेसिकली हम लोग को क्या करना है? ऐड करना है। और एक्सपेंडिचर किसके द्वारा? किसी हाउस होल्ड के द्वारा। जनरली दो तरह के एक्सपेंडिचर हो सकते हैं, एक कंजम्पशन एक्सपेंडिचर होता है और इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर होता है। लेकिन जो आपकी गवर्नमेंट है वो गवर्नमेंट दोनों तरह के एक्सपेंडिचर करती है। कंजम्पशन एक्सपेंडिचर भी गवर्नमेंट के द्वारा किया जाता है, और आपका दूसरा कंजम्पशन भी किया जाता है, और इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, दोनों एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट के द्वारा किया जाता है। तो यानी कि दोनों एक्सपेंडिचर जो हमारे ऐड होने वाले हैं, ये दोनों ऐड होने वाले हैं। उसके बाद चेंज जो है, एडिशन ऑफ द स्टॉक जो है, इसको ऐड किया जाता है, इसको भी ऐड करने वाले हैं। ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन जो है वो ऐड होगी। इसके एडिशन करने के बाद आपके पास आ जाएगा यहाँ पर क्या? जीडीपी एट मार्केट प्राइस। क्या निकल कर आएगी आपकी? यहाँ पर आपके पास निकल कर आएगा जीडीपी एट मार्केट प्राइस। और मार्केट प्राइस से अगर हमें फैक्टर कॉस्ट की तरफ जाना है, तो आपको पता है मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट के अंदर जो बेसिक डिफरेंस होता है वो नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को होता है। तो नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस यहाँ पर 350 करोड़ का है। तो नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को मैं यहाँ से क्या करने वाला हूँ? सब्ट्रैक्ट करने वाला हूँ, माइनस करने वाला हूँ, राइट। तो इसको यहाँ से सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, तो मेरा यहाँ पर आएगा जीडीपी एट मार्केट प्राइस। और ग्रोथ से नेट की तरफ जाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? डेप्रिसिएशन को यहाँ से देखना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आप लोगों के सामने। तो और अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन जो है आप लोगों का वो फॉरेन एक्सचेंज से है, फॉरेन एक्सचेंज सिस्टम से है, राइट, या फिर फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट से है। फॉरेन एक्सचेंज का चैप्टर उससे है। अंडर द फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम, फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम के अंदर द सेंट्रल बैंक डज नॉट इंटरवीन इन फॉरेन एक्सचेंज मार्केट जस्टिफाई द स्टेटमेंट गिविंग वैलिड आर्ग्यूमेंट्स। आपको इसको वैलिड आर्ग्यूमेंट देने हैं। तो आप लोगों को इसके अंदर जनरली ये एक्सप्लेन करना है कि सर जनरली अगर मैं बात करता हूँ तो जो हमारा फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम होता है, तो फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम के अंदर जो फॉरेन एक्सचेंज है, राइट, वो जनरली मॉनिटर किया जाता है किसके अकॉर्डिंग? अकॉर्डिंग टू द डिमांड एंड सप्लाई। डिमांड और सप्लाई के अकॉर्डिंग जो वो चीज़ें जो वो निर्धारित होती है। यानी कि किसी भी करेंसी की वैल्यू अप्रिशिएट होगी, डेप्रिशिएट होगी, वो जनरली की जाएगी किसके द्वारा? आपके डिमांड और सप्लाई के द्वारा वो जनरली की जाती है। उसके अंदर किसी भी तरह का रोल जो है वो सेंट्रल बैंक नहीं करता है, यानी कि आपका आरबीआई या फिर सेंट्रल बैंक जो वो नहीं किया जाता है, किया जाता है उनके द्वारा। और अगर गवर्नमेंट के द्वारा अगर रोल प्ले किया जाता है तो उसे जनरली बोला जाता है या फिर उसको समझा जाता है क्या? फिक्स्ड एक्सचेंज रेट बोला जाता है। उसे क्या बोला जाता है? फिक्स्ड एक्सचेंज रेट बोला जाता है। और इसको जनरली जब आरबीआई जो है उसको कंट्रोल करने की कोशिश करती है तो उसे बोलते हैं हम लोग मिंट पैरिटी, राइट, या फिर उसको डर्टी फ्लोटिंग के नाम से भी जाना जाता है, राइट। तो आप लोगों को इस चीज को सेटिस्फाई करना है, यानी कि इस आर्ग्यूमेंट को वैलिडेट करना है। तो ये बिल्कुल सही आर्ग्यूमेंट है और आप इसको वैलिडेट कर सकते हैं कैसे? पॉइंट्स के अंदर आंसर देके कि पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट, चौथा पॉइंट। क्योंकि ये क्वेश्चन 3 मार्कर है, तो अगर आप 4 क्वेश्चन या फिर 4 पार्ट में इस क्वेश्चन का आंसर कर देते हैं तो
इस क्वेश्चन को आप बहुत अच्छी तरह से फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स जो है इस क्वेश्चन के अंदर ले सकते हैं। तो आपको इस क्वेश्चन को डिटेल में एक्सप्लेन करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कहता है एक्सप्लेन द इम्पैक्ट ऑफ होम करेंसी डेप्रिसिएशन ऑन द एक्सपोर्ट ऑफ अ नेशन। अगेन ये क्वेश्चन किसका है? अगेन ये क्वेश्चन जो है वो आपका है राइट फॉरेन एक्सचेंज का। तो यहाँ पर क्या कहता है, अगर एक करेंसी की वैल्यू यानी कि होम करेंसी यानी कि इंडियन रुपीस है, अगर इंडियन रुपीस को डेप्रिशिएट कर दिया जाए यानी कि इसकी वैल्यू को आज गिरा दिया जाए, और डेप्रिशिएशन करने का मतलब जनरल सी सेंस में क्या है, अगर मैं डेप्रिशिएशन की बात करता हूं तो डेप्रिशिएशन का मतलब हुआ कि अगर एक यूएस डॉलर पहले अगर मुझे 60 रुपए में मिलता था तो अब वही यूएस डॉलर मुझे अब कितने में मिलेगा, 70 रुपए में मिलने वाला है। तो इसका मतलब करेंसी जो है, इंडियन करेंसी जो वो यहाँ पर क्या हो रही है, डेप्रिशिएट हो रही है। इंडिया की करेंसी जो यहाँ पर क्या हो रही है, गिर रही है। तो कहता है कि अगर मैं इंपैक्ट ऑफ होम करेंसी, अगर ये करेंसी का जो डेप्रिशिएशन होता है तो इसे डेप्रिशिएशन की वजह से एक्सपोर्ट के ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ने वाला है, राइट। तो आपने जब ये चैप्टर पढ़ा होगा तो आप लोगों को पता होगा कि इसका इंपैक्ट जनरली क्या क्या देखा जाता है। तो आप लोगों ने देखा होगा कि सर जब अगर जनरली अगर करेंसी का डेप्रिशिएशन हो तो डेप्रिशिएशन होने की वजह से क्या होता है, राइट। तो एक तो इन्वेस्टमेंट जो होगी वो बाहर से ज्यादा आएगी, राइट। एक्सपोर्ट्स की अगर मैं बात करूं तो एक्सपोर्ट बढ़ने वाले हैं अगर करेंसी डेप्रिशिएट होगी, क्योंकि सर पहले अगर मुझे 60 रुपए अगर एक पहले 60 रुपए के बदले में अगर एक्सचेंज हो रहा था एक यूएस डॉलर, तो अब 70 के बदले में होगा। इसका मतलब ज्यादा इन्वेस्टमेंट जो है इस कंट्री के अंदर आने वाली है और ज्यादा ही एक्सपोर्ट और इंपोर्ट जो है इस कंट्री के साथ होगा, यानी कि इसके साथ ज्यादा ट्रेड रिलेशन जो है वो इंक्रीज होने वाले हैं। उसको एक्सप्लेन करने वाले हैं आप लोग इस क्वेश्चन के अंदर, राइट। अगला क्वेश्चन ये रहा, द प्रोसेस ऑफ क्रेडिट क्रिएशन बाय कमर्शियल बैंक्स कम टू एन एंड व्हेन द टोटल ऑफ रिक्वायर्ड रिजर्व्स बिकम इक्वल्स टू द इनिशियल डिपॉजिट विद द हेल्प ऑफ द न्यूमेरिकल एग्जांपल प्रूव द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू। अब देखो ये मनी मल्टीप्लायर का क्वेश्चन है ना। और मनी मल्टीप्लायर का क्वेश्चन आप लोग एक चीज समझ पा रहे होंगे कि डायरेक्टली क्वेश्चन जो है वो आप लोगों के सामने ना देकर अब आपसे क्वेश्चन को बोल दिया गया कि आप क्वेश्चंस को यहाँ पर एक्सप्लेन कर दीजिए कि सर ये जो क्रेडिट क्रिएशन की जो प्रोसेस है किसके द्वारा, कमर्शियल बैंक्स के द्वारा, यहाँ पर आप लोगों को क्या कहता है जो टोटल रिक्वायर्ड रिजर्व्स है वो इक्वल हो जाते हैं इनिशियल डिपॉजिट के, राइट। तो आप लोगों को पता है कि किस तरह से जो मनी है उसको मल्टीप्लाई किया जाता है किसके द्वारा, आपके आरबीआई के द्वारा, उसके बाद सॉरी आपके कमर्शियल बैंक्स के द्वारा। तो कमर्शियल बैंक्स के द्वारा जो मनी मल्टीप्लायर का कॉन्सेप्ट है यहाँ पर पूछा गया है कि मनी मल्टीप्लायर का कॉन्सेप्ट आप लोग किस तरह से एक्सप्लेन करेंगे डिटेल में। क्यों एक्सप्लेन करना है डिटेल में, क्योंकि सर यहाँ पर आपसे प्रैक्टिकली ना क्वेश्चन देकर, कैसे कि कई बार आपसे डायरेक्टली सीधा ही क्वेश्चन दे दिया जाता था कि सर इस क्वेश्चंस को, राइट, आपके पास यहाँ पर इनिशियल वैल्यूज दे दी जाती थी कि भाई इनिशियल वैल्यू अगर 1000 रुपए की है, रेट जो है वो 10% का है, तो इस हिसाब से कितना जो है वो इनकम जो है या फिर मनी जो है वो जनरेट होने वाला है उसके बारे में बात कर ली जाती थी। लेकिन अभी आपसे डायरेक्टली क्वेश्चन ना पूछकर अभी उन्होंने क्या किया, आपको एक स्टेटमेंट के फॉर्म में क्वेश्चन दिया और स्टेटमेंट के फॉर्म पर क्वेश्चन को दिखाने की कोशिश करी कि आप इस क्वेश्चन को बता दीजिए। आगे क्या कहता है, इन एन इकोनॉमी एक्स एंटी एग्रीगेट डिमांड इज मोर देन एक्स एंटी एग्रीगेट सप्लाई। एक इकोनॉमी के अंदर जो एग्रीगेट एक्स एंटी एग्रीगेट डिमांड है और एक्स एंटी एग्रीगेट सप्लाई है वो एक दूसरे से ज्यादा होती है। इसके इंपैक्ट को, राइट, आउटपुट, इनकम और एम्प्लॉयमेंट के ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ेगा वो समझो। तो अगेन ये क्वेश्चन एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई का क्वेश्चन है। तो सबसे पहले आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि एक्स एंटे और एक्स एंटे एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई के बीच में बेसिक डिफरेंस होता क्या है, कि इनके बीच में बेसिक क्या फर्क पड़ता है और इसकी वजह से लेवल ऑफ आउटपुट ऑफ इनकम के ऊपर क्या इंपैक्ट देखने को मिलता है, राइट। तो ये बहुत आसान सा क्वेश्चन है, देख लीजिएगा एक बार से। आगे क्या कहता है, फॉर ए हाइपोथेटिकल इकोनॉमी assuming there is an increase in the marginal propensity to consume from 75 to 90% and change in investment to be 1000 crores, using the concept of investment multiplier calculate the increase in the income due to change in the marginal propensity to consume, right। अगेन अब ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन है और ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन समझने की कोशिश करते हैं ये क्वेश्चन कैसे होने वाला है। चलिए देखिए यहाँ पर तो क्या कहता है, इंक्रीज हुआ है कि हमारी मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम जो है वो क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। और मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम जब मेरी इंक्रीज होती है, कहाँ से, 75% से 90% जो है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम जो है वो इंक्रीज होती है। और इसकी वजह से जो मेरी इन्वेस्टमेंट में चेंज आता है वो कितने का आता है, 1000 करोड़ का आता है, राइट। लेकिन मेरी मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम कितने से चेंज हुई, यहाँ पर 75 से 90% हुई, यानी कि 15%। और 15% चेंज आने की वजह से जो मेरा चेंज आया वो कितना है, 1000 का आया। इसका मतलब 1000 डिवाइडेड बाय 15, राइट। तो जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो मैं यहाँ से निकाल सकता हूँ कि मेरा जो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर है, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर को किससे रिप्रेजेंट किया था, के से। इसका रिलेशन जो है वो किस तरह से रहने वाला है, किसके साथ में, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम के साथ में, राइट। तो अगर आप इस
को सॉल्व करके देखेंगे तो आपको यहाँ पर कॉन्सेप्ट लगाना पड़ेगा। किसका कॉन्सेप्ट लगाना पड़ेगा? इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का, यानी कि के का कॉन्सेप्ट लगाना पड़ेगा। और आप लोगों ने ये पढ़ा होगा कि यहाँ पर मनी मल्टीप्लायर का कॉन्सेप्ट किस तरह से लगाया जाता है। बहुत ही आसान सा, बहुत ही बेसिक सा ये क्वेश्चन है, आप लोग इसको देख लीजिएगा एक बार, राइट। अगला क्वेश्चन ये रहा, राइट। डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स के बीच में डिफरेंशिएट करके बताइए कि डायरेक्ट टैक्स क्या होता है और इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है। देखो कितना आसान सा क्वेश्चन यहाँ पर सीधा आ गया ये आप लोगों के लिए। डायरेक्ट टैक्स की अगर मैं बात करता हूँ तो डायरेक्ट टैक्स का मतलब क्या होता है, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स में क्या फर्क है। तो अगर मैं डायरेक्ट टैक्स की बात करता हूँ बेटा, तो डायरेक्ट टैक्स बेसिकली एक प्रोग्रेसिव टैक्स है, इनडायरेक्ट टैक्स रिग्रेसिव टैक्स है, राइट। यानी कि बर्डन ऑफ प्रूफ जो हमेशा उसी पर्सन के ऊपर पड़ने वाला है जो, राइट, उससे रिलेटेड एक्सपेंसेस करने वाला है, जिसकी इनकम आती है उसी से रिलेटेड ये टैक्स जो बेसिकली पड़ता है। इनडायरेक्ट टैक्स का जो मेन एग्जांपल है वो जीएसटी है। और डायरेक्ट टैक्स के अंदर भी, राइट, हम बेसिकली अलग अलग टैक्स की बात करते हैं, लेकिन इसका बर्डन ऑफ प्रूफ जो हमेशा उसी पर्सन के ऊपर रहता है जो इसको अर्न करता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या आता है, मैनी गुड्स एंड सर्विसेज विच में कंट्रीब्यूट टू द वेलफेयर and are not included in estimating gross domestic product, do you agree with the given statement, give valid reason to support your answer। देखो अब ये जो क्वेश्चंस है, ये सारे के सारे क्वेश्चंस अगर आप लोग देख पा रहे होंगे तो ये क्वेश्चंस सारे के सारे क्वेश्चंस किस चीज के हैं, आप लोगों के मैक्रो इकोनॉमिक्स के क्वेश्चंस है ये सारे के सारे, है ना। देखो अब अगला क्वेश्चन देखेंगे आप लोग, तो अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये रहा। और अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन आपसे कहता है मैनी गुड्स एंड सर्विसेज व्हिच मे कंट्रीब्यूट टू द वेलफेयर बट नॉट आर नॉट इंक्लूडेड इन एस्टिमेटिंग जीडीपी, डू यू एग्री विद द गिवन स्टेटमेंट, गिव वैलिड रीजंस इन सपोर्ट ऑफ योर आंसर। जी हाँ, बहुत ही अगेन ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट का क्वेश्चन अगेन ये पूछा गया, यानी कि नेशनल इनकम से क्वेश्चन है। तो नेशनल इनकम के अंदर अगर आप लोगों ने मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम बहुत अच्छी तरह से पढ़े हैं तो वहां पर आप लोगों ने देखा है कि बहुत सारी आइटम्स को हम लोग क्या करते हैं, जब नेशनल इनकम को कंप्यूट करते हैं, यानी कि जीडीपी निकालने के लिए, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट निकालने के लिए, हम बहुत बार उनको क्या कर देते हैं, एक्सक्लूड कर देते हैं, छोड़ देते हैं उन चीज़ों को, उनको इंक्लूड नहीं किया जाता, लेकिन वो इंपॉर्टेंट है। दोस आर वेरी मच इंपॉर्टेंट। तो उसके लिए हमें हमसे रीजन मांगे गए कि आप उसका आंसर बताइए कि उसके लिए क्या क्या जो स्टेटमेंट है, क्या क्या गुड्स हैं वो हो सकती हैं जिसको इंक्लूड नहीं किया जाता है। तो देखिए ये भी एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में जल्दी देखने को मिलते हैं और आप लोगों को पता होना चाहिए क्वेश्चंस कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फाइनल गुड्स और इंटरमीडिएट गुड्स के बीच में बताइए कि फाइनल गुड्स और इंटरमीडिएट गुड्स क्या होती है। तो अब देखो अगर आपको इस टाइप के क्वेश्चंस करने हैं तो सबसे पहली बात तो ये आती है कि जब डिस्टिंग्विश पूछा गया तो आपके दो ऑप्शन है कि आप एक तो, राइट, इसमें बाइफर्केशन करके कर सकते हैं कि एक आपके पास फाइनल गुड्स लिखा आपने, एक आपने इंटरमीडिएट गुड लिखा, और इन दोनों के बीच में आप डिफरेंशिएट कर सकते हैं ना। और दूसरी चीज़ क्या है कि अगर आप पॉइंट वाइज भी आंसर करना चाहते हैं तो आप बता सकते हैं कि फाइनल गुड्स, राइट, फाइनल गुड्स क्या होती है, और फाइनल गुड्स से लेकर आप दो या तीन पॉइंट जो उसके अंदर बता सकते हैं कि इसके अंदर किस तरह से आप लोगों को पॉइंट वाइज आंसर जो है यहाँ पर करने हैं। यहाँ पर भी आंसर कर सकते हैं और वहाँ पर भी आंसर कर सकते हैं, लेकिन डिस्टिंग्विश करके करेंगे तो ज़्यादा बेहतर तरीके से आंसर्स को कर पाएंगे, राइट। अब देखो रियल ग्रोस, अगला क्वेश्चन रियल जीडीपी का क्वेश्चन है और नॉमिनल ग्रोस जीडीपी का क्वेश्चन है। अब देखो यहाँ पर न्यूमेरिकल से आपसे क्वेश्चन पूछ लिया गया यहाँ पर भी। तो अब देखिए न्यूमेरिकल्स की कितनी ज्यादा वेटेज है, और आप लोग एक चीज समझ पा रहे होंगे कि न्यूमेरिकल्स के ज्यादा अगर आप लोग देख रहे हो तो एक चैप्टर की बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट है और एक बहुत चैप्टर की बहुत ज्यादा डिमांड है, और उस चैप्टर का नाम है आपका क्या, आपका नेशनल इनकम। तो नेशनल इनकम कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर हो जाता है क्योंकि यहाँ पर अगेन आपसे क्वेश्चन पूछा गया है किसका, न्यूमेरिकल की मदद से रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी को बताने का, कि रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी को एक्सप्लेन करो विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल। ठीक है, कर सकते हो आप इसे। मीनिंग ऑफ नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ ए कंट्री, नॉर्मल रेजिडेंट का मतलब क्या है। देखो 6 नंबर का क्वेश्चन है, और 6 नंबर का क्वेश्चन देखो कैसे दिया गया है, राइट। 4 नंबर का आपका ये है कि रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी का डिफरेंस बताओ, और इसके साथ में फिर आपसे पूछा गया कि नॉर्मल रेजिडेंट कौन होता है, क्योंकि जब हम नेशनल इनकम कंप्यूट करते हैं तो नेशनल इनकम कंप्यूटेशन के अंदर हम लोग जनरली कंसिडर करते हैं किसको, नॉर्मल रेजिडेंट को, है ना। तो नॉर्मल रेजिडेंट के लिए जरूरी नहीं है कि वो सिटीजन हो, उसकी सिटीजनशिप से कोई लेना देना है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है सर, राइट। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अब अगला क्वेश्चन ये हमारे सामने आता है 17वां क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन क्या कहता है हमसे, On 30th September 2022, the Reserve Bank of India raised repo rate for the fourth time in a row, यानी कि रेपो रेट को बढ़ा दिया गया। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी MPC डिसाइडेड टू रेज द पॉलिसी रेट बाय 50 बेसिस पॉइंट। पॉलिसी रेट को बढ़ाने की बात की गई 50 बेसिस पॉइंट से। एक बेसिस पॉइंट का मतलब है 1/100 ऑफ द परसेंटेज। After this announcement, the new repo rate stands at 5.9%, while the reverse repo rate continued to stand at 3.35 rate. Commercial banks borrow money from the central bank.
when there is a shortage of wall funds, with the surge in the repo rate, borrowing by the general bank will become costlier. This is because of RBI hikes its repo rate. It's become costly for the banks to borrow short-term funds from the central bank. As a result, the bank hike the rates at which consumer borrow money from them to compensate for the hike in the repo rate. तो इससे क्या होगा, लोगों से कहता है पैसा जो है वो जनरली लिया जाएगा ताकि उस रेपो रेट की पेमेंट जो है जनरली की जा सके। इसकी वजह से क्या होगा, बैंक जो होगा, ऑफर्स जो होगा वो बैंक जो होता है वो जनरली लोन ऑफर करता है किसको, रिटेल कंज्यूमर्स को, कस्टमर्स को। और जब इसकी में हाइक देखने को मिलेगा तो इसमें हाइक की वजह से क्या होने वाला है, इसकी हाइक की होने की वजह से लोगों को जो इंटरेस्ट रेट है वो महंगे जाने वाला है। तो दिस इंक्रीज ऑफ 0.50% इज रेपो रेट विल लीड टू द हायर इंटरेस्ट रेट एट द लोन फॉर द बोरोवर्स, implying that equated monthly investment यानी कि EMI राइट फॉर रिपेइंग देयर एग्जिस्टिंग लोन विल ऑल्सो इंक्रीज, ये भी बढ़ने वाले। और ये क्या आर्टिकल्स है जो जनरली उठाया गया है कहाँ से, राइट, बिजनेस स्टैंडर्ड से जनरली उठाया गया। तो आपसे पूछा गया सबसे पहली बात, देखो ये क्वेश्चन कहाँ से है, 6 नंबर का क्वेश्चन है, लेकिन ये क्वेश्चन कहाँ से आया है, ये क्वेश्चन आप लोग एक चीज देख पा रहे होंगे, ये क्वेश्चन आपका डायरेक्टली सीधे उठाया गया है कहाँ से, मनी एंड बैंकिंग। तो पूछ लिया गया कि रेपो रेट को बताइए कि रेपो रेट क्या होता है, तो ये तो आप सही सीधा यहीं से बता देंगे कि रेपो रेट का मतलब होता क्या है, राइट। ये देखो रेपो रेट की डेफिनेशन यहीं पर है बेटा, यहीं पर दे रखी है रेपो रेट की डेफिनेशन। Commercial banks borrow money from the central banks when there is a shorter fund. With the surge in the repo rate, borrowing of the general public will become costlier. तो यहाँ पर जो है ये बोरिंग महंगी हो जाएगी। तो अब रेपो रेट क्या होता है, आप लोग अगर बैंकिंग के अंदर पढ़ाई ही है कि रेपो रेट क्या होता है, रिवर्स रेपो रेट क्या होता है, उसके बारे में ऑनलाइन आउटलाइन द रिसेंट चेंजेस मेड बाय द मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इन द रेपो रेट। अगेन ये क्वेश्चन आपको यहीं से इसी पैराग्राफ से देखने के लिए मिलेगा कि क्या क्या चेंजेस जो है वो उनके द्वारा किए गए हैं, राइट। तो ये बढ़ा दिया गया, कम कर दिया गया। वो इंक्रीज इन रेपो रेट इज एन इंपॉर्टेंट टूल फॉर द मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी टू कॉम्बैट द सिचुएशन ऑफ द इन्फ्लेशन इन द इकोनॉमी, जस्टिफाई द स्टेटमेंट। हाँ, क्या ये स्टेटमेंट जरूरी है कि हाँ क्या रेपो रेट्स को यूज किया जा सकता है? जी हाँ, आप लोग पढ़ते हैं कि हमारे पास जनरली मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर दो टाइप के टूल्स है, एक हमारे पास क्वांटिटेटिव टूल होता है और एक हमारे पास क्वालिटेटिव टूल होता है। तो ये क्वांटिटेटिव टूल्स के अंदर हमारे जनरली आते हैं, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट है भैया, है ना। तो ये समझ लीजिएगा एक बार। अब इसके बाद हमारी जो नेक्स्ट यूनिट आती है वो आती है इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट की, आईईडी की यूनिट आती है। तो यहाँ पर मेरा मेन इंटेंशन आप लोगों को ये समझाने का है कि ये टॉपिक कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम परस्पेक्टिव से, है ना, कितना ज़्यादा आप लोग अच्छी तरह से अगर इन टॉपिक्स को करेंगे तो आप स्कोर कर सकते हैं मार्क्स। और एक चीज़ आप लोग नोटिस कर पा रहे होंगे कि कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जिनसे रिपीटेटिव क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं और वो क्वेश्चन जो है वो आ रहे हैं, तो आप लोग को जरूर उन क्वेश्चन को बहुत अच्छी तरह से कर लेना है। सेक्शन बी की अगर मैं बात करता हूँ तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट द फॉरेन ट्रेड ड्यूरिंग द कॉलोनियल रूल, राइट। फॉरेन ट्रेड से रिलेटेड कौन सी बातें यहाँ पर सही नहीं है? इंडिया सफर्ड फ्रॉम द लार्ज ट्रेड डेफिसिट, बिल्कुल सही बात है। रिस्ट्रिक्टिव पॉलिसीज ऑफ कमोडिटी प्रोडक्शंस वर फॉलोड, राइट, ये भी था कि रेस्ट्रिक्टिव पॉलिसीज थी प्रोडक्शंस के ऊपर। ब्रिटेन मेंटेन ए मोनोपोली कंट्रोल ओवर इंडियाज एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट, बिल्कुल सही बात। इंडिया बिकेम एन एक्सपोर्टर ऑफ द प्राइमरी प्रोडक्ट्स एंड एन इंपोर्टर ऑफ द फिनिश गुड्स, ये भी सही है। तो पूछता है कौन सी सही नहीं है, राइट। ट्रेड डेफिसिट था क्या इंडिया के अंदर, राइट। रिस्ट्रिक्टिव पॉलिसीज ऑफ कमोडिटी प्रोडक्शंस वर फॉलोड, राइट। तो इंडिया जो था ट्रेड डेफिसिट में तो जनरली था। ब्रिटेन जो था मोनोपोली भी थी उसके पास, और एक्सपोर्ट किया था किसको, प्राइमरी प्रोडक्ट को, और इंपोर्ट किया था किसको, फिनिश गुड्स को। ये स्टेटमेंट भी सही है, लेकिन रिस्ट्रिक्टेड पॉलिसी ऑफ द कमोडिटी प्रोडक्शंस के लिए यहाँ पर फॉलो नहीं की जाती थी, राइट। तो ये जो होगा इसका राइट आंसर होगा। डैश इज अ प्रोसेस विच इंक्लूड ऑल द एक्टिविटीज फ्रॉम शोइंग टू टिलिंग सेल ऑफ द फाइनल गुड्स इन द मार्केट, राइट। किसके अंदर आएगा? रूरल डेवलपमेंट, एग्रीकल्चर डाइवर्सिफिकेशन, एग्रीकल्चर मार्केटिंग, ऑर्गेनिक फार्मिंग, फाइनल प्रोडक्ट इन द मार्केट, तो इसको मार्केटिंग बोला जाएगा। सोइंग से लेके सेल से लेकर फाइनल प्रोडक्ट से रिलेटेड तो एग्रीकल्चर मार्केटिंग। डैश हैव इमर्ज्ड एज ए इंपॉर्टेंट माइक्रो फाइनेंस सिस्टम एंड लीड टू वुमन एम्पावरमेंट, है ना। तो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स जो है, SHG जो है, वो एक वुमेन एम्पावरमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो सेल्फ हेल्प ग्रुप जो है, SHG जो है, वो इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? कहता है रीड द स्टेटमेंट केयरफुली एंड ट्राई टू आंसर द क्वेश्चंस, राइट। ह्यूमन कैपिटल इज नॉट ट्रेडेड इन द मार्केट, हाउएवर इट सर्व्स एज अ ट्रेडेड। ह्यूमन कैपिटल इज इंटेंजिबल इन नेचर, राइट। तो ये ह्यूमन कैपिटल से है, कैपिटल फॉर्मेशन से। देखिए इस क्वेश्चन का आंसर जो है मुझे आप लोग बताने वाले हैं, क्यों? क्योंकि इससे ये पता चलेगा कि आपने ह्यूमन कैपिटल वाला जो टॉपिक है कितने बेहतर तरीके से समझा है, कितने बेहतर तरीके से आप इसे जानते हैं, राइट। इस क्वेश्चन का आंसर करिएगा। अगला, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट केयरफुली। चाइना इंट्रोड्यूस स्ट्रक्चर इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इन ऑन इट्स ओन विदाउट एनी प्रेशर,
Scholars argue that in India the economic reform process led to the worsening of all the economic indicators. तो चाइना खुद लेके आया था, बिल्कुल सही बात है। और जो लोग ये मानते हैं कि इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की वजह से बहुत ज़्यादा जो इंडिकेटर थे वो सही तरीके से चीज़ों को आइडेंटिफाई या फिर बता नहीं पाए थे। तो ये स्टेटमेंट भी सही है, दोनों स्टेटमेंट यहाँ पर दी गई सही है। तो आप लोग एक चीज़ देख पा रहे हैं कि कितने आसान बेसिक से क्वेश्चन आप लोगों से एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं, लेकिन शर्त एक है कि आप लोग कॉन्सेप्ट बहुत अच्छी तरह से समझे हुए हैं, कॉन्सेप्ट बहुत अच्छी तरह से आप लोग पाते हैं, राइट। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द बेनिफिट एक्रूइंग फ्रॉम द गोल्डन रेवोल्यूशन। गोल्डन रेवोल्यूशन से कौन कौन से रिलेटेड नहीं है? इंक्रीज इन द इनकम ऑफ द फार्मर, इंक्रीज इन द प्रोडक्शन ऑफ द मिल्क एंड रिलेटेड प्रोडक्ट। सबसे पहले इस क्वेश्चन का क्वेश्चन आंसर आप बताएंगे, क्यों? क्योंकि सर आप इसके अंदर मुझे ये बताने वाले हैं कि सर गोल्डन रेवोल्यूशन जो है वो किस चीज से रिलेट करता था, यानी कि गोल्डन रेवोल्यूशन वाज बेसिकली रिलेटेड टू विच थिंग्स, किससे ये रिलेट करता था, राइट। अगेन अब अगला क्वेश्चन में अगर आप लोगों से पूछता हूं तो अगला क्वेश्चन देखो, मैच द फॉलोइंग के फॉर्म में आप लोगों के पास आया कि रेलवेज इंडिया के अंदर कब आई थी, राइट। इनकॉर्पोरेशन ऑफ टिस्को, टिस्को कब आया था? फर्स्ट ऑफिशियल सेंसस ऑफ इंडिया जो था कब हेल्ड हुआ था? 1881 के अंदर हुआ था। और ये बिल्कुल सही दिया गया, 1881 के अंदर हुआ था। पहले को दूसरे के साथ मैच करना है और कौन सा जो है यहाँ पर सही मैच नहीं किया गया। इसका मतलब कि अगर आपको इसको बहुत अच्छी तरह से करना है तो आपको ये चारों डिफरेंसेस जो है वो बहुत अच्छी तरह से क्या होने चाहिए, पता होने चाहिए, तभी आप ये चारों स्टेटमेंट जो है बहुत बेहतर तरीके से कर पाएंगे, अदरवाइज आप नहीं कर पाएंगे, राइट। तो देखो एक चीज और नोटिस कर पा रहे हो आप लोग कि आपसे डायरेक्टली इस तरह के क्वेश्चंस भी पूछे जा रहे हैं कि सर इसका आंसर क्या होना चाहिए और इसका आंसर क्या होना चाहिए। क्यों सर? क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पर्सपेक्टिव से, है ना। अगला क्या कहता है? चाइना इनिशिएटेड डैश इन 1958 दैट एम्ड एट इंडस्ट्रियलाइजिंग द कंट्री ऑन अ मैसिव स्केल। चाइना क्या लेके आया था, राइट। तो ग्रेट proliferation, cultural evolution, setting up of the special economic zones, introduction of the economic reforms और the great leap फॉरवर्ड कैंपेन क्या लेके आया था चाइना? तो चाइना बेसिकली राइट लेके आया था स्पेशल इकोनॉमिक जोन का कॉन्सेप्ट 1958 के अंदर, राइट। और इसके तहत जो है इंडस्ट्रियलाइजेशन को बहुत ज़्यादा प्रमोट करने की कोशिश यहाँ पर की गई थी। बताया गया था कि किस तरह से इंडस्ट्रीज को क्या किया जा सकता है, प्रोपोगेट किया जा सकता है, प्रमोट किया जा सकता है। आगे क्या कहता है? डैश एक्ट एज ए मेजर ऑफ द एक्सटेंड ऑफ द डेमोग्राफिक पार्टिसिपेशन इन द सोशल एंड पॉलिटिकल डिसीजन मेकिंग, राइट। क्या बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन ऑफ द सोशल पॉलिटिकल डिसीजन मेकिंग के अंदर? तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, लिबर्टी इंडिकेटर, इकोनॉमिक ग्रोथ और पॉवर्टी इंडेक्स। तो अगर मैं इसकी बात करूँ तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है इन सब के अंदर। एक इकोनॉमी के अंदर व्हेन द रेट ऑफ रिसोर्सेज एक्सट्रैक्शन इज लोअर देन द रेट ऑफ रीजनरेशन ऑफ द रिसोर्स द एनवायरमेंट में ऑपरेट, राइट। अगर क्या कहता है जो रिसोर्स एक्सट्रैक्शन है वो कम है देन द रीजनरेशन ऑफ द रिसोर्सेज, यानी कि निकाले कम जा रहे हैं लेकिन रीजनरेशन जो है बहुत ज्यादा हो रहा है, राइट। तो इसका मतलब क्या है? विद इन इट्स कैरिंग कैपेसिटी, बियॉन्ड इट्स एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी, बियॉन्ड इट्स कैरिंग कैपेसिटी, बियॉन्ड इट्स एसिड कैपेसिटी। तो इसका आंसर होगा बियॉन्ड इट्स एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी, क्योंकि एब्जॉर्प्टिव कैपेसिटी से ज़्यादा जो है यहाँ पर बात की जा रही है, क्योंकि यहाँ पर बोला जा रहा है कि जब रिसोर्स एक्सट्रैक्शन जो है वो कम है, यानी कि रिसोर्सेज को कम निकाल रहे हैं लेकिन उसका रीजनरेशन जो है वो ज़्यादा हो पा रहा है, यानी कि रीजनरेशन इज मोर एज कम्पेयर टू द एक्सट्रैक्शन। तो इसका मतलब क्या है कि सर इट इज़ बियॉन्ड द एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन आप लोगों के लिए ये रहा, और अगला क्वेश्चन क्या कहता है? रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट अमंगस्ट इंडिया, चाइना एंड पाकिस्तान, चाइना इज द लार्जेस्ट नेशन एंड हैज द हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी। बिल्कुल सही बात है, लेकिन अब इंडिया पास कर चुका है, लेकिन हाँ चाइना जो है इसको माना जाता है कि भाई ये लार्जेस्ट कंट्री है, जहां पर लार्जेस्ट पॉपुलेटेड कंट्री है। वन चाइल्ड पॉलिसी इंट्रोड्यूस इन 1970 इन चाइना लेड टू कंसिडरेबल डिक्लाइन इन द पॉपुलेशन ग्रोथ। इसकी वजह से पॉपुलेशन ग्रोथ में कमी आई थी, बिल्कुल सही बात है, लेकिन इस कमी आने की वजह से इसको फायदा तो कुछ नहीं हुआ था, नुकसान ज्यादा हुआ था। फायदा क्यों नहीं हो पाया था ऐसे? क्योंकि सर इसके पास जो यूथ पॉपुलेशन है वो बहुत कम है, राइट। इनके पास जो है वो जनरली यूथ जो है वो बहुत कम देखने को मिलते हैं। ओके, तो ऑन द बेसिस ऑफ द डाटा गिवन बिलो आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, राइट। कंट्री है इंडिया, चाइना, पाकिस्तान, 1980 1990, राइट। आपसे पूछा गया है कि एनुअल ग्रोथ डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो है वो किस तरह से ग्रोथ जो है वो यहाँ पर देखी जा रही है, राइट। तो यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे कि चाइना वॉज एबल टू मेंटेन नियर डबल डिजिट ग्रोथ ड्यूरिंग 1980, पाकिस्तान वॉज अहेड ऑफ इंडिया 1980 टू 1970, राइट। और तीसरा है इंडिया एक्सपीरियंस है रैपिड राइज इन द ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट ड्यूरिंग 2015 से 17 के बीच में। चाइना एंड पाकिस्तान एक्सपीरियंस है डिक्लाइन इन द ग्रोथ रेट ड्यूरिंग 2015 से 17। आप इसको एनालाइज करेंगे और इसके एनालिसिस के बेसिस पर आप लोग बताने वाले हैं कि इसका जो आंसर है वो क्या रहने वाला है ना। चलिए अगला क्वेश्चन ये रहा, सीरियस कंसर्न ओवर द क्लाइमेट चेंज इज टेकन ओवर द अटेंशन ऑफ द वर्ल्ड, है ना। इसने जो ये क्लाइमेट चेंज आ रहा है इसने बहुत ज़्यादा मतलब
इम्पैक्ट जो है हमारे इन्वायरमेंट के ऊपर डाला है, इसके संदर्भ में आप लोगों को स्ट्रैटेजीज बतानी है कि कैसे आप इसे टैकल कर सकते हैं, यानी कि इन्वायरमेंट से रिलेटेड ये क्वेश्चन है, राइट। तो आपको सबसे पहले तो यहाँ पर क्या करना है, किस तरह से आंसर करना है, पहले ये समझ लीजिए कि अगर आपको इस क्वेश्चन को टैकल करना है तो सबसे पहले आपको बताना पड़ेगा कि बेसिकली ये जो क्लाइमेट चेंज है, इस क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट क्या पड़ रहा है और इन्वायरमेंट के ऊपर, और इन्वायरमेंट डिग्रेडेशन कैसे किया जा रहा है इसके द्वारा, राइट। यानी कि ग्लोबल वार्मिंग का इम्पैक्ट है क्या, राइट। ये क्वेश्चन सबसे पहले आपको बताना है कि क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट क्या पड़ रहा है, यानी कि ग्लोबल वार्मिंग को आपने बहुत ज्यादा डिटेल में यहाँ पर एक्सप्लेन करना है कि ग्लोबल वार्मिंग का क्या इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है, राइट, एक इकोनॉमी के अंदर, उससे रिलेटेड पॉइंट्स बताने हैं। अब ये क्वेश्चन 3 नंबर का है, तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर क्लाइमेट चेंज को बताएंगे कि क्लाइमेट चेंज होता है क्या है और क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड क्या इम्पैक्ट होता है वो बताएंगे और उसके स्ट्रेटेजीज बताएंगे। तो कुल मिलाकर आपको ये यहाँ पर 3 पॉइंट जो वो बताने पड़ेंगे, 3 मार्क्स के अंदर कम से कम आप लोगों को 3 पॉइंट जो वो जस्टिफाई करने पड़ेंगे कि इससे रिलेटेड 3 पॉइंट क्या हो सकते हैं। अगला क्वेश्चन ये कहता है कि रिसेंटली द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज टेकन न्यूमरस स्टेप्स टुवर्ड इंक्रीजिंग द फार्मर्स इनकम थ्रू एग्रीकल्चर डाइवर्सिफिकेशन, है ना, एग्रीकल्चर की डाइवर्सिफाई कर देना, यानी कि एग्रीकल्चर सेक्टर को बहुत ज्यादा ब्रॉड करने का काम करना। तो यहाँ पर कहता है गवर्नमेंट के द्वारा बहुत सारे स्टेप लिए गए, कुछ स्टेप जो है यहाँ पर बता दो। तो एग्रीकल्चर टॉपिक से ये क्वेश्चन है, और एग्रीकल्चर टॉपिक अगर आप लोगों ने बहुत अच्छी तरह से समझा होगा, जाना होगा, तो आप लोगों को पता होगा कि एग्रीकल्चर से रिलेटेड गवर्नमेंट के द्वारा क्या क्या स्टेप्स जो है वो जनरली लिए गए हैं ताकि वो इंक्रीज कर सके किसको, प्रोडक्शंस को, एग्रीकल्चर की, राइट। एक्टिव गवर्नमेंट इंटरवेंशन एसेंशियल इन एजुकेशन एंड हेल्थ सेक्टर, राइट। गवर्नमेंट का इंटरवेंशन होना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसके अंदर आप लोग बता सकते हैं कि किस तरह से एजुकेशन सेक्टर और हेल्थ सेक्टर के अंदर गवर्नमेंट का रोल ज्यादा जरूरी है, क्योंकि सर ऐसा सोसाइटल पर्सपेक्टिव ये गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बनती है कि वो अपने सिटीजन्स का क्या करे, ध्यान रखे। तो उसको ध्यान रखने के लिए गवर्नमेंट के द्वारा क्या करना चाहिए, हेल्थ और एजुकेशन के लिए बहुत सारी पॉलिसीज फ्रेम करनी चाहिए, फंड्स एलोकेशन करना चाहिए ताकि एजुकेशन और हेल्थ सेक्टर के ऊपर काम किया जा सके, राइट। आगे क्या कहता है, ग्रीन रेवोल्यूशन, हरित क्रांति जो आई थी उसका क्या इंपैक्ट पड़ा इंडियन इकोनॉमी के अंदर, यानी कि दैट वाज बेसिकली फॉर द एग्रीकल्चर सेक्टर, कि एग्रीकल्चर सेक्टर को कैसे ग्रो किया जाए, उससे रिलेटेड बात जो है इसके अंदर की गई है। तो आपको एक्सप्लेन करना है कि इसके क्या मेरिट है, 2 मेरिट बताने और 2 डीमेरिट बताने, ठीक है ना, कि क्या फायदे हुए और क्या नुकसान हुए इसके। इस डाटा के अकॉर्डिंग पर ये डाटा दिया गया आप लोगों को, यहाँ पर ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की वैल्यू बता रखी है, रैंक बता रखी है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट, मैनी इयर्स ऑफ स्कूलिंग, ग्रोस नेशनल इनकम पर कैपिटा, यानी कि प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, प्रोपेंसिटी टू सेव वगैरह सब बता रखा है, परसेंटेज ऑफ पीपल लिविंग बिलो पॉवर्टी लाइन, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, पॉपुलेशन यूजिंग एटलीस्ट बेसिक सैनिटेशन, पॉपुलेशन यूजिंग द बेसिक ड्रिंकिंग चीजें। आइडेंटिफाई 1 इनकम इंडिकेटर एंड 1 हेल्थ इंडिकेटर ईच, यानी कि यहाँ से आपको आइडेंटिफाई करना है कि इनकम इंडिकेटर कौन सा है, यहाँ से दिए गए ऑप्शन में से इनकम का इंडिकेटर कौन सा है। तो जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे, राइट, कि इनकम इनकम इंडिकेटर कौन सा है और दूसरा हेल्थ इंडिकेटर कौन है। हेल्थ इंडिकेटर बेसिकली क्या बताएगा, जो हेल्थ से रिलेटेड बात करने वाला है, जैसे कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ, राइट। और ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की अगर मैं बात करता हूँ तो ये भी किससे रिलेटेड है, राइट, कि ह्यूमन बीइंग से रिलेटेड है। तो यहाँ पर आप लोगों को क्या करना है, एक इनकम इंडिकेटर बताना और एक हेल्थ इंडिकेटर बताना है। इंडिया और चाइना को कंपेयर करना है अलग अलग इंडिकेटर के बेसिस पर, राइट, जो कि पार्ट 1 के अंदर बताएगा नहीं, यानी कि इसके बेसिस पर इंडिया और चाइना को आपको कंपेयर करना और आपको बताना है कि इंडिया और चाइना में से कौन ज़्यादा बेहतर कर रहा है। तो आप देखेंगे तो उसको जब आप समझने की कोशिश करेंगे, कंसिडर करेंगे, तो आप ज़्यादा बढ़िया तरीके से समझ पाएंगे। ऑन द जॉब ट्रेनिंग इंपॉर्टेंट मीन्स ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन है, यानी कि जब आप जॉब के टाइम पर ट्रेनिंग देते हैं तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, क्योंकि हाँ, क्योंकि एक पर्सन को बहुत अच्छी तरह से उसकी जॉब्स के बारे में पता चलता है और इसके साथ साथ ही वो ज़्यादा बेहतर तरीके से एक जॉब को परफॉर्म कर पाता है। तो ये प्रोसेस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ज़्यादा कामजनक है, राइट। डिफाइन वर्कर्स पॉपुलेशन रेशियो, वर्कर्स पॉपुलेशन रेशियो क्या होता है। ऋषि आफ्टर कंप्लीटिंग हिज एजुकेशन हैज जॉइंड हिज फैमिली बिजनेस बट हिज मार्जिनल प्रोडक्टिविटी इज जीरो, राइट। तो वर्कर्स पॉपुलेशन रेशियो क्या है कि भाई कितने लोग काम कर रहे हैं, कितने लोग काम कर रहे हैं एज कम्पेयर टू जितने नहीं कर रहे हैं, उसके बीच का रेशियो जो है वो क्या कहलाता है, वर्कर्स पॉपुलेशन रेशियो कहलाता है। ऋषि जो है वो जॉब कर रहे हैं लेकिन उनकी प्रोडक्टिविटी जीरो है, इसका मतलब उसका जो एम्प्लॉयमेंट स्टेटस है वो कैसा रहने वाला है, यानी कि वो किस टाइप का पर्सन है, जॉब तो करता है लेकिन वो अर्निंग नहीं कर रहा है, या फिर उसके प्रोडक्टिविटी है, जो आउटपुट वो दे रहा है वो कुछ भी नहीं है, आउटपुट जीरो है। आगे क्या कहता है, काव्य वर्क्स ऑन हर फैमिली फार्म्स एंड इज नीदर पेड इन कैश और इन द फॉर्म ऑफ ग्रेन्स या फिर गेन्स, उसको ना तो कैश दिया जाता है गेन दिया जाता है। तो किस कैटेगरी के टाइप के वर्कर जो है उसको बेसिकली रखा जाएगा कि ये किस कैटेगरी का वर्कर है, राइट। तो किस टाइप की कैटेगरी के अंदर इसको रखा जाएगा, यानी कि ये बेसिकली आप लोगों का वर्कर्स, ये बेसिकली आपकी
पॉपुलेशन का क्वेश्चन है, यानी कि यहाँ पर आप लोगों से पूछने की कोशिश कर रही है कि वर्कर्स को जनरली हम किस कैटेगरीज के अंदर क्या कर सकते हैं, बाइफरकेट कर सकते हैं, डाल सकते हैं, यानी कि इनकी जो एम्प्लॉयमेंट है वो किस टाइप की रहने वाली है। 1990s के अंदर इंडिया ने एक्सपीरियंस करा एक वाइडनिंग गैप किसके बीच में, जीडीपी के बीच में और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के बीच में। एक्सप्लेन करो। इसीलिए फिर 1991 के अंदर क्या हो गया था, हमारे हमारे रिफॉर्म्स आ गए थे। तो क्या जीडीपी के अंदर और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के अंदर क्या गैप देखने को मिला एज कंपेरेटिवली राइट नाउ, उसके बारे में आप लोगों ने डिटेल में बताना। तो आप लोगों को पता है कि सन 1990 के अंदर क्या हुआ था कि जो हमारे जो जीडीपी थी, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट थी, वो गिर गई थी और जो हमारी एम्प्लॉयमेंट जनरेशन है वो भी एज कंपेरेटिवली उतनी ज़्यादा नहीं थी जितनी होनी चाहिए थी उससे रिलेटेड। लास्ट क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे और ये क्वेश्चन आप लोगों का अगेन क्वेश्चन कहाँ से है, अनसीन पैसेज से क्वेश्चन है और इस अनसीन पैसेज के बेसिस पर आप लोगों ने क्वेश्चंस को क्या करना है, सॉल्व करना है। तो अनसीन पैसेज के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए सबसे अच्छी तरीका क्या है कि आप लोग अनसीन पैसेज को बहुत अच्छे से पहले एक बार पढ़ लीजिए और उससे बाद रिलेट कर लीजिए कि ये चैप्टर से रिलेटेड कहाँ से, और 2-3 क्वेश्चन तो आपको डायरेक्टली अनसीन पैसेज से ही देखने के लिए यहाँ पर मिल जाते हैं, राइट। सो आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आएगी और आप लोगों को पसंद आएगा जो भी आप लोगों को बताया गया। इस वीडियो का उद्देश्य था आप लोगों को अवगत कराना कि किस तरह से आपके एग्जाम के अंदर क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आएगी। तो मिलते हैं आप लोगों से अगली वीडियो के अंदर। टिल देन टेक केयर एंड जय हिंद।